हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं उमेश आप सभी का वेदा अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू गाइस। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास लोगों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए और अपनी देखभाल भी जरूर करते रहिए। और साथ में अब आप लोगों का एग्जाम आने ही वाला है, तो इस दौरान आप लोगों को भाई अपने आप को ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो होता क्या है कि दिक्कत ये होती है कि भैया नींद पूरी नहीं हो रही, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। इस समय आप लोगों को इन चीजों से बचना है। पढ़ाई करिए, अपना बढ़िया से करिए, लेकिन जो एक सोने का समय है 6 से 7 घंटे या 7 से 8 जो भी आप लोग सोते हैं वो सोइए। मुझे पता है कुछ बालकों की कहेंगे, अरे भाई साहब ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये क्या मजाक है सर, हम तो 11 घंटे सोते हैं, रात को सोते हैं 11 बजे, सुबह उठते हैं 11 बजे है। कुछ बालक होंगे, पक्की बात है। ठीक है, ओके, तो चलिए रिपब्लिक डे स्पेशल आज आप लोगों का ये गेस्ट पेपर है। ठीक है, और इसको शुरुआत करते हैं रिपब्लिक डे स्पेशल। ठीक है भाई, बढ़िया से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले चलते हैं आपके गणित के सेक्शन की ओर। किसकी? गणित के सेक्शन की ओर। ठीक है जी, वेयर इज गणित? गणित 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 भाई आ जाओ, गणित भाई आ जाओ, गणित भाई ये रहे शायद। हाँ यहीं से है ना गणित भाई। वेट करिए, एक मिनट रुके, हाँ यहीं से। ठीक है, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, कोई तुमसे पैसा नहीं मांग रहा भाई, कोई नहीं मांग रहा, कोई नहीं मांग रहा। फ्री का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दो लीडर बोर्ड के साथ। कितने बजे होता है भैया? डेली 3 बजे होता है। कैसे कैसे होगा भैया, कैसे दे? भैया इसको स्कैन करो, सबसे पहला स्टेप इसको स्कैन करो, इसको स्कैन करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर नहीं हो पा रहा है स्कैन तो प्ले स्टोर पर जाओ, वहां सर्च करो वेदा अकेडमी, वहीं से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। फिर सेकंड स्टेप ये, अपने आप को एनरोल करो, यानी अपना भैया नाम पता भरो। जैसे आपका जो भी नाम है, एक्स नाम है, वाई नाम है, जेड नाम है, या चुनमुन पुनमुन घर का जो भी नाम है आपका, कि जो भी आपके नाम रखे हुए हैं, किसी ने रखे हैं, आप कोई भी नाम भरिए, पर अपनी जानकारी सही भरिएगा। ठीक है, फिर साथ में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा होगा ऐसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, और उसके नीचे लिखा होगा एनरोल नाउ, एक काला सा बटन होगा, उस पर दबाइए, एनरोल नाउ पर क्लिक करिए। जब आप 3 बजे का इंतजार करिए, एनरोल नाउ होने के बाद 3 बजे का इंतजार करिए, 3 बजते ही पेपर आएगा, पेपर देना शुरू करिए, बढ़िया से एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और बढ़िया से दीजिएगा, जितना समय दिया है उतने समय आपको पूरा करना है। किसी एआई या दुनिया भर के जो गूगल के टूल है इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए एआई का जमाना है, हमें भी पता है, आप भी जानते हैं बातें, किस तरीके से 1 मिनट में पेपर हल हो जाता है। लेकिन ये हल आप यहाँ तो कर देंगे, इसको आप यहाँ हल कर देंगे, लेकिन उस दौरान जो एग्जाम में जाएंगे ना, वहां तो एआई नहीं चलेगा भैया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल समझते हो, यानी जो बनी बनाई चीजें हैं। जब पेपर में बैठोगे आपको अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस चलाना पड़ेगा। यहाँ एआई इस्तेमाल कर लोगे, पेपर में आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस वो फेल हो जाएगा। समझे? तो अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ ही पेपर दीजिए, बढ़िया से दीजिए। जब आप अच्छा पेपर करेंगे, आपके लीडर बोर्ड में रैंक आएगी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इस तरीके से दिखाई जाएगी। ठीक है गाइस, ओके। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भैया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 184। कह रहा है जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का 184 है, यानी आपको टीएस से दे रखा है भैया कितना? 184 मीटर स्क्वायर। कितना? 184 मीटर स्क्वायर। क्लियर नहीं बात? आगे भी कह रहे लेंथ इज 8 मीटर, कह रहा लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो कह रहा बताइए वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम आपसे पूछा और क्या फिगर है कीवर्ड। एक बात बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यानी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन हाइट नहीं है। हाइट निकालेंगे कैसे? जो दिया है उसके में से। टीएससी का फॉर्मूला क्या होता है कीवर्ड का? 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है, बराबर 184 मीटर स्क्वायर। बोलो भाई, यही होगा। 2 इधर डिवाइड में चले जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? L इंटू बी। एल कितना है भाई? 8, बी कितना है? 4, यानी 8 चौक 32 हो गया भैया। 8 चौक कितना बेटा? 32, प्लस बी कितना है? 4, इंटू हाइट नहीं दी, हाइट को आप एच मान लीजिए, हो गया 4h। हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है भैया? एच है, और लंबाई कितनी है? 8 है, यानी भैया ये हो जाएगा 8h बराबर 184/2। क्लियर? ये हो गया भैया 92, इधर हो गया 92, इसको करिए 32, और 8 और 4 कितना होता है बेटा? 12h बराबर 92। ये उधर जाकर माइनस होगा, 12h बराबर 92 माइनस 32, 2 में 2 0, 9 में 3 6। अगर आप एच निकालेंगे तो कितना आ गया भैया? 7/12, यानी कि हाइट आ गई 5, हाइट आ गई 5। क्या बोला उसने? वॉल्यूम बताओ। देखो अब लंबाई पता है 8 है, चौड़ाई पता है 4 है, हाइट अभी आपने निकाली 5, कितना हो गया भैया? 5 चौक 20, 20 गुणा में 8, यानी भैया 160, यानी कि वॉल्यूम 160 मीटर क्यूब होगी, यानी कि डी क्या है? सही उत्तर है। बोलिए, क्लियर इतनी बातें? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द रेशियो बिटवीन स्पीड 3%। कह रहा 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो कह रहा बताइए टाइम का क्या होगा। देखिए देखिए, आपको पता है स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के जो भी आपको स्पीड दी है, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है मेरे बच्चे? 4/3/6 गति का ये है। और आपसे टाइम का पूछा है, तो क्या करो? स्पीड इनवर्स है टाइम की, यानी इसको इनवर्स करो, 1/4
रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे? कैसे? 4, 3 और 6 का एलसीएम लो। 4, 3 और 6 का देखो, 3 और 6 कर लो मन-मन में, 6 ही आएगा। 4 के साथ लोगे कितना हो जाएगा बोलो? 12। यानी भैया एलसीएम आ गया 12 और इसमें मल्टीप्लाई करिए हर एक में 1/4 गुणा 12, 1/3 गुणा में 12, रेशियो 1/6 गुणा 12। अब देखिए करा क्यों मैंने? सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाई? व्हाई आई टेक रेशियो, व्हाई आई मल्टीप्लाई दिस? क्योंकि आपको पता है रेशियो कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हम। फ्रैक्शन के तौर पे नहीं लिखे जा सकते। रेशियो एक सिंपल इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो हमें ये 4 गायब करना था। तो कैसे होता भैया? इसे कुछ मल्टीप्लाई करके जिससे 4 कट जाता। तो हमने यही करा। 4 3 जा 12, ऊपर हो गया भैया 3, 3 4 जा 12, यहां बचा 4, 6 दूनी 12 यानी 1 into 2 2, यानी भैया रेशियो आ गया 3 4 2, 3 4 2 यानी कि सी का सही उत्तर है। ठीक है? बोलिए क्लियर इतनी बातें? आगे बढ़े। आगे देखिए कह रहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180। कह रहा एरिया जो है ट्रेपेजियम का वो इतना है एंड इट्स हाइट इज 10। आपको पता है ट्रेपेजियम कुछ ऐसी फिगर होती है जिसके पास दो पैरेलल साइड होती है, ये और ये इसकी हाइट होती है। कह रहा हाइट 10 है, एरिया आपको दिया है इसका। कह रहा है वन ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो दो पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड। कह रहा है एक पैरेलल साइड जो 6 सेंटीमीटर लंबी है दूसरी से, एक पैरेलल साइड 6 सेंटीमीटर लंबी है दूसरी से। अगर आप इसको ए माने तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी भैया? a+6। यही कहा क्वेश्चन ने। कह रहा बताइए तो लंबी वाली साइड की क्या लंबाई होगी? अब एक बात बताइए, एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड इंटू पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का सम गुना में हाइट, गुना में हाइट। एरिया कितना दिया है? क्षेत्रफल कितना बेटा? 180। यहाँ रखो 180 बराबर 1/2। पैरेलल साइड का सम, एक पैरेलल साइड क्या a, दूसरी क्या है भाई? a+6 गुणा में हाइट क्वेश्चन ने दी थी कितनी भैया? 10। 10 क्लियर इतनी बात? बोलो क्लियर? ये हो गया भैया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 ये हो गया। यहाँ बचा 180 बराबर a+a कितना हो गया भाई? 2a+6 इंटू में 5, इंटू में 5 हो गया। बोलो ये हो गया भैया 180 बराबर 5 दूनी 10 है और 5 गुणा 6 30। ये इधर जाकर माइनस हो जाए। 180 माइनस 30 करोगे कितना बचा बच्चे? 150। 150 बराबर 10 है। अगर आप ए निकालोगे तो 0 0 कट गया यानी कि 15 बराबर ए, यानी एक साइड आ गई 15। उसने क्या बोला भैया? लॉन्गर, लॉन्गर पूछे ना, लंबी वाली। देखो ये आ गई 10 तो ये वाली कितनी हो जाएगी? सॉरी 10 नहीं 15, ये आ गई 15। 15 तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 15 + 6 यानी कि बड़े भाई कितनी आ गई? 21 आ गई। खत्म कहानी। डी कैसे होता है? बोलिए क्लियर इतनी बातें? बोले भाई क्लियर? ठीक है आगे बढ़ जाए। आगे देखिए कह रहा ए सेल टेबल टू बी एट 15% प्रॉफिट। ए ने एक टेबल बी को बेची कितने? 15% फायदे से। बी को बेची, बी ने सी को बेची 20% के फायदे से। सी को आगे नहीं कह रहा इफ सी पे ₹2760। कह रहा सी को जोते भैया इसके 2760 रुपए देने पड़े। तो कह रहा बताइए इसकी जो कीमत थी वो ए के लिए कितनी पड़ी? देखो या तो आप इसको एक्स मानकर 15% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, बराबर 2760 कर लो, या हम सीधा ए का प्राइस निकालते हैं। ए को जो पड़ी होगी कैसे? 2760 को उल्टा चलो, उल्टा उल्टा उल्टा। देखो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है ना, उल्टा चलो तो इनटू क्या भैया? ऊपर होगा 100, नीचे हो जाएगा 100 + b 120 फायदे में गई। ऊपर 100, नीचे 100 + 15 115। क्लियर इतनी बात? इससे कट गया भाई, बोलो कट गया। और क्या काटू? ये कट जाएगा 12 से। 12 दूनी 24, 7 में 4 गए 3, कट गया। 12 दूनी 24 भैया, 7 में 4 गए 3, 12 3 36, ये हो गया। 23 से कटेगा 5 बार आई सी, 5 या 15 15 से 11, 23 से कट गया 5 बार, 5 बार 5 से कट गया भैया 5 दूनी 10, यानी भैया ए की वैल्यू आ गई 20 गुणा में 100, यानी भैया अमाउंट आ गया, सॉरी अमाउंट नहीं, ए का जो खर्चा आ गया भैया वो 2000 था, यानी ए ने इसको 2000 में खरीदा था। क्लियर इतनी बातें? बोलो चले आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कॉस्ट प्राइस 15 बुक का ये है, बराबर है किसके? सेलिंग प्राइस 12 बुक। कह रहा फाइंड द प्रॉफिट। देखो कॉस्ट प्राइस के साथ क्या लिखा है? 15। कॉस्ट प्राइस के साथ क्या लिखा है? 15, तो आप इसको एसपी मानिए। एसपी के साथ सेलिंग प्राइस के साथ क्या लिखा है? 12 बुक, आप इसको क्या मानिए? सीपी मानिए। क्या मानिए भाई? सीपी मानिए। क्या मानिए? सीपी। कह रहा प्रॉफिट ऑल, देखो देखो सीपी 12 एसपी 15, सीपी 12 एसपी 15, तो बताओ फायदा कितने का हुआ? 3 का। नीचे क्या लिखोगे? सीपी कितनी है? 12 गुणा में 100%। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो भैया 25 बार, तो ये कितना आ गया बच्चे? 25% का फायदा। 25% का फायदा सी कैसे उत्तर है? बोलिए क्लियर इतनी बातें? बोलिए ठीक है आ गई। कह रहे स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया ये है, कह रहे इसकी लंबाई निकालो एमएम में। अब देखो यहां बड़े ध्यान से पढ़ना, यहां लिखा एमएम एमएम एमएम, एमएम यानी महिला मित्र है, एमएम यानी महिला मित्र। अबे पगले एमएम यानी मिलीमीटर में निकालनी है। देखो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? आप कहोगे भैया साइड का स्क्वायर। क्या होता है भैया? साइड का स्क्वायर। एरिया कितना है भैया? 28.09 बराबर साइड का स्क्वायर, यही आएगा। जब आपको साइड निकालनी तो स्पेंडर रूट जाएगा कितना? 28.09 बराबर साइड, बराबर साइड। अब आप बताइए 2809 किसका स्क्वायर होता है? 53 का। 53, लेकिन यहाँ डेसिमल भी है, डेसिमल भी है, तो डेसिमल के राइट साइड कितनी संख्या है बोलो? कितनी है? 2। वैसे किसका स्क्वायर होता है? 53 का। 2 है, 2 तो 2 को 2 से डिवाइड करो कितना? 1 पीछे से 1, यानी 5.3 मीटर की आ गई आपकी साइड, साइड आ गई।
लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, इसको एमएम यानी कि महिला मित्र में बदलो। किस में बदलो? महिला मित्र में बदलो। अब ये महिला थी केवल, अब आप इसको किस में बदले? महिला मित्र में बदल रहे। कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? अब एक बात बताओ, एक महिला बराबर 1000 महिला मित्र होती हैं। किसके बराबर होती है? एक एम यानी एक महिला बराबर 1000 महिला मित्र है। क्या नाम बनाया भाई सही में, मजा आ गया इसको देखकर। एक महिला बराबर 1000 महिला मित्र। ये तो सच्चाई है। अगर आपकी कोई एक महिला बहुत अच्छी है, वो 1000 महिला मित्र के बराबर होगी इस पूरे देश की। ये है या नहीं? बताओ, बता दो आज ये है या नहीं। सुनो, इसका मतलब मीटर, इसका मतलब मिलीमीटर। छोड़ दो उसका महिला मीटर को। एक मीटर बराबर, ये कह रहा 5.3 मीटर किसके बराबर होगा? तो 5.3 मीटर किसके बराबर होगा भैया? 5.3 गुणा में 1000, 1000 डेसिमल हटाओगे बेटा, नीचे आएगा 10, इससे कट गया, केवल क्या हो गया? 5300 5300 और ये क्या है? सही उत्तर है बी बी। ठीक है, चले आगे। कह रहे महिला है वो इन्वेस्ट करती है 8000 रुपए 10% की एसआई से 2 साल के लिए। कह रहा है एसआई निकालो। ओहो, एसआई निकालना भैया, प्रिंसिपल है 8000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल बटे 1900, 1 2 1 2, तो कितना बचा? 800। 800 गुणा में 2 यानी 2 8 16, यानी भैया 1600 रुपए का क्या आ गया? एसआई। एसआई साधारण ब्याज इतने का आ गया। बोलिए, क्लियर तो नहीं बातें? चले आगे। आगे देखिए, आरंभ बैच क्लास 9वीं वाले बच्चों के लिए, क्लास 9वीं वाले बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी मतलब 8वीं में है, 9वीं के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आरंभ बैच शुरुआत होने वाला है। फिर से एक बार दोबारा से इसका आरंभ है और इसका शुभारंभ 27 जनवरी को होगा। इसका शुभारंभ 27 जनवरी को होगा। और आप देख पा रहे हैं ये जो पीछे है, ये तस्वीरें और इस शख्स को आप जानते होंगे, आपकी नजरों के सामने खड़ा है, आपकी नजरों के सामने खड़ा है। यहाँ पे बस ऐसे हाथ बांध के खड़ा है, लेकिन यहाँ हाथ में पेन कलम लेकर खड़ा है। कलम से क्रांति करते हैं हम। किससे करते हैं? कलम से क्रांति करते हैं। ठीक है, और इसके एडमिशन बच्चों शुरू होने वाले हैं। सारे टीचर बहुत एक्सपर्ट हैं, आप लोग जानते ही हैं, सबसे आप लोग मिले हुए एक बार। ठीक है, और अगर आपके कोई भी भाई बहन एनरोल होना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर जो आपको दिया गया है, आपको आई थिंक विजिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताया तो ये नंबर है 9810, आप लिख लीजिए 9810337915, 9810337915। इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट करिएगा। ठीक है, साथ में रिपब्लिक डे की सेल चल रही है। रिपब्लिक डे, आज रिपब्लिक डे भी है और रिपब्लिक डे की सेल चल रही है, बहुत समय से चालू हो रखी है। किस पर भैया? सारे बैच, एकलव्य बैच, आरंभ बैच, शौर्य बैच। ये क्लास 6 का है, ये क्लास 9वीं का है, और ये जो शौर्य बैच है ये क्लासिक सैनिक एग्जाम का होगा। इसको, ये जो सैनिक वाला बैच है, इसको मैं डेडिकेटली, पूरी मैथ्स मेरे हाथ में है, इसकी पूरी मैथ्स मेरे हाथ में है। तो अगर आपका कोई भी भाई बहन, कोई भी अन्यथा जो भी दूर का हो, चाहे पड़ोसी का लड़का हो, चाहे पड़ोसी की लड़की हो, या कोई भी आपके चाचा मामा फूफा रिश्तेदारी में जो भी आते हो, अगर कोई तैयारी करना चाहता है सैनिक स्कूल की, उनको बता देना यहाँ पर उमेश भैया पढ़ा रहे, यहाँ उमेश भैया पढ़ा रहे। और गारंटी बात बोलता हूं, गणित तो हम नहीं छोड़ेंगे, गणित को तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और साथ में अगर आप इनमें से किसी बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो अगर आप ये कूपन कोड का यूज करते हैं, इंडिया INDIA 750, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को फ्लैट 750 रुपए ऑफ मिलते हैं। फ्लैट 750 ऑफ, समझिए इसका मतलब क्या है? फ्लैट का मतलब क्या है? फ्लैट, तुम कहोगे भैया 750 रुपए फ्लैट दिलवा रहे, वाह ये क्या बात है, ये हम 10 लाख में नहीं ले पा रहे, 50 लाख में, तुम 750 रुपए फ्लैट दिलवा रहे। बेटा फ्लैट का मतलब होता है कि अगर कोर्स मान लो 1000 रुपए का है, तो इसमें पूरे 750 ऑफ हो जाएंगे, यानी कि -750, यानी ये कोर्स आपको 250 का पड़ेगा। सीधी सी बात ये है, इसे कहते हैं फ्लैट होना, यानी कि जितना बोला उतना मिलेगा। कभी कभार आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपके घर वाले भी करते होंगे, वहां पर कई बार लिखा आता होगा अप टू, कैशबैक अप टू, ऐसे लिखा होता है ना। जैसे किसी ने कोई स्विगी या जोमेटो या जेप्टो इन सब से कुछ ऑर्डर मंगाएगा, वहां लिखा होता है कैशबैक अप टू 750, कैशबैक अप टू 750। उसका मतलब क्या है? आपको 750 रुपए तक कैशबैक मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है? 0 रुपए से लेकर 750 के बीच में कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है 10 रुपए मिल जाए, 20 रुपए मिल जाए, लेकिन ये क्या? फ्लैट है। दिस इज फ्लैट। ओके इंग्लिश, फ्लैट। ठीक है गाइज, दिस इज फ्लैट 750 rupees off, and how will you access this? You will use the coupon code INDIA 750. Okay, let's begin. Okay, साथ में you will have to subscribe to this channel, that is Veda class 9 10th. On this channel, I am stressing on this channel. Why? Because it has free content. It provides you the free content for class 9 10th. When you will succeed in JNV 9th entrance exam, then you will be sitting in such a beautiful school, that is JNV school, and you will be in 9th class. For your 9th, and thereafter you will be in 10th. For in 9th, every content free of cost is available here, and for also 10th class, when you will pass your 9th class, when you will succeed in your 9th class, then you will get into 10th class, and 10th class content is also available free of cost here. So just go
एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके गाइस, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, कह रहे 24 आदमी भैया किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करते हैं। आफ्टर वर्किंग 8 डेज, कह रहा 8 दिन काम करने के बाद 8 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। तो कह रहा बताइए हाउ मेनी मोर डेज, कह रहा कितने और दिन लगने वाले हैं, कितने और दिन लगेंगे विल द रिमेनिंग मैन टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी बचे कुछ आदमी को कितने दिन लगने वाले इस कार्य को पूरा करने के लिए। देखिए कह रहे 24 आदमी 20 दिन काम करते हैं, तो आपको पता है टोटल वर्क क्या होगा, 24 गुना 20 यही होगा। कह रहा आफ्टर वर्किंग 8 डेज, कह रहा 8 दिन काम करा, 8 दिन काम करा, टोटल कार्य तो ये है। अब 8 दिन काम करा, 8 दिन काम करा, अगर यहां मैं कहूं टोटल वर्क आप निकालें, एक बड़े ध्यान समझिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आप टोटल वर्क निकाले कितना हो गया, 2 चौक 8 2 दूनी 4, यानी कि भैया 480 आपका TW यानी कि टोटल वर्क आ गया। ये ट्यूशन वर्क नहीं है भाई, कई सोचो होमवर्क ट्यूशन वर्क है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, आफ्टर वर्किंग 8 डेज, कह रहे हैं 24 आदमी ने केवल 8 दिन काम करा। ये तो भैया 20 दिन का टोटल काम हो गया। अगर ये 24 आदमी केवल 8 दिन काम करे, कितना काम होगा, मल्टीप्लाई करो 24 गुना 8, आप कहोगे 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 192 काम होगा। 192 जो है टोटल वर्क होगा अगर ये 24 आदमी 8 दिन काम करे। अब क्या कह रहा है, 8 आदमी छोड़ गए, ओहो 8 आदमी छोड़ गए, टोटल आदमी 24 थे, 8 छोड़ गए, तो बचे कितने, 24 माइनस 8, यानी कि भैया अब ये काम, अब जो बचा हुआ काम है वो 16 आदमी करेंगे, 16 आदमी। तो कह रहा बताइए कितना समय लगेगा। देखिए टोटल वर्क था भैया 480, जिसमें से 192 हो गया, माइनस कर दीजिए, 10 में 2 गए बेटा, कितना बचा 8, यहाँ हो गया 7, एक कैरी गया, 17 में से 9 गए 8, 3 में से 1 गया 2, यानी 288 कार्य बचा। कार्य कितना बचा, 288 वर्क बचा है। और ये वर्क जो है कितने आदमी के द्वारा होना है बेटा, 16 आदमी के द्वारा, 16 आदमी के द्वारा एक कार्य होना है। तो कितने दिन में हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 288 डिवाइडेड बाय 16, 288 डिवाइडेड बाय 16। बोलिए क्लियर है, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बताइए क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दो, 288 को 16 से, 288 को 16 से डिवाइड करो। आप कहोगे भैया 16 एकम 16, 8 में से गए 2, 2 में से गए 28, 16 गुना कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में, 8 6 48, 8 एकम 8 4 12, 8 बार में कट गया 128, यानी भैया जब आपने 16 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया भैया 18, कितना आ गया 18 दिन, यानी कि भैया 18 दिन लगने वाले, और यही कैसे उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे एवरेज जो है 15 नंबर का 32 है, एवरेज जो है 15 नंबर का 32 है। अगर 15 नंबर का एवरेज 32 है तो टोटल कितना होगा, आप कहेंगे भैया 32 गुणा में 15, 32 गुणा में 15, बोलो यही होगा, मल्टीप्लाई करो 32 और 15 की, 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16, 1 दूनी 2 और 3 0 6 और 2 8, 3 और 1 4, यानी कि भैया टोटल आएगा 480, यानी 15 नंबर का जो टोटल होगा 480। कह रहा है एक नंबर रिमूव हुआ, ओहो 15 में से एक नंबर हट गए, कितने बचे 14। अब हमारे पास कितने नंबर है, 14 बचे। कह रहा है एक नंबर रिमूव हुआ और कह रहा है एवरेज 30 हो गया। देखो एक नंबर हटा, एवरेज कितना हो गया 30, तो यानी ये तो टोटल था कितने का, 15 का। अगर अब बचा एक नंबर निकल गया तो कितने बचे, टोटल कितने का बचेगा 14 का। 14 नंबर का टोटल कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 14 गुणा में 3, ये आएगा 0, 3 चौक 12, 3 एकम 3 4, यानी 420। कह रहा बताइए रिमूव नंबर क्या होगा। अब एक बात बताइए, पहले टोटल 480 था, यानी कि A1 से लेकर A15 तक 15 नंबर थे, उनका टोटल 480 था। जब एक नंबर हटाया तो अब एवरेज कितना हो गया बेटा 420। तो एक बताइए इनका गैप कितना है 60, यानी भैया जो नंबर हटाया गया है वो क्या है 60 है। डी कैसे उत्तर है, ठीक है। चलिए कह रहे बताइए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। कह रहे बताइए 620 में क्या जोड़े परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कोई कहानी नहीं। ये लिखिए बताइए ये किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या सूची, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर होगा जो इसके बराबर हो ऐसे छोटा, आप कहेंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो गया भाई, माइनस करिए 6 में 4 गए 2, ये 20 नीचे आ गया, और ये जो 2 ऊपर लगाया आपने यहाँ जुड़ गया, 2 + 2 कितना होता है 4। अब 4 के आगे डैश लगाइए और एक ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करिए जिसका रिजल्ट 220 से ऊपर है, 220 से ऊपर। अगर आप यहाँ पर 4 रखें, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 सेम होनी चाहिए, 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, यानी 170। इससे छोटा है लेकिन हमें ऐड करना है ना, ऐड करना है तो इससे बड़ी लेके चलनी पड़ेगी। आप एक काम करिए 45 लीजिए, ये हो गया 55 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 225, इससे बड़ा है। यानी जब मैंने यहाँ 5 रखा, यहाँ भी 5 रखा, 45 गुणा 5 कितना हो गया बेटा 225। अब आप इसका माइनस करके बताइए कितना आएगा, आप कहेंगे 5, कितना आएगा 5। तो ये जो 5 है यही वो संख्या होगी जिसमें ऐड होगी, यही वो 5 संख्या जिसमें ऐड होगी। ठीक है, चले आगे बोलिए, जरा इसको सिंप्लीफाई करो। आओ देखो कैसे भैया, पहले कर्ली ब्रैकेट देखो, 3 + 1 4, कितना बचा यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया बेटा 6। यानी जब आपने इसको डिवाइड कर दिया हो गया 15 माइनस यहाँ बचा 6 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यही बचा। 15 माइनस 6 करिए, बोली 15 में 6 गए, कितना हो गया बेटा 9, 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है भैया 13। यानी इसको सॉल्व करके पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया 13, क्या बचा 39 डिवाइडेड बाय 13, और ये कितना होता है 3 होता है। खत्म कहानी बी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है भैया, अगर 1/x प्लस x बराबर है √5 के, ये √5 है, तो कह रहा है बताइए 1/x² प्लस x² की वैल्यू क्या होगी। बोलिए
क्या होगी? देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिख दें घुमा के, तो x प्लस 1/x नहीं हो जाएगा बराबर √5। आपने ऐसे क्वेश्चन करे कई बार। क्या बताना भैया, देखो दोनों जगह स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे भैया, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, x कट गया, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, यही तो निकालना है, इसे छेड़खानी करनी नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 5 माइनस 2, यानी बड़े भाई 3 के। एक ऐसे उत्तर है। बोलिए क्लियर की बात है? बोलिए बोलिए भाई, बोलिए क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? चलिए बोलिए। ठीक है, चला जाए आगे। आगे देखिए, कह रहे एक आदमी जो है भैया स्पेंड करता है 35% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट एंड सेव 450। ठीक है, एक आदमी अपनी इनकम का 35% खर्च करता है किराया देने में और 450 रुपए बचाता है। बहुत बड़ी बात। विच इज 25% ऑफ हिज इनकम। देखिए बात बड़े ध्यान से पढ़िए। उसने क्या कहा कि जो 450 रुपए बचा रहा है, ये इसकी इनकम का 25% है। इतनी बात समझ आई? तो कह रहा बताइए उसकी टोटल इनकम क्या है। एक बात बताइए, हम मान लेते हैं उसकी इनकम एक्स है, तो ये जो 450 बचा रहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा, ये इसकी इनकम का क्या है भैया 25% है। यही मतलब बनेगा, बोलो उसका 25 से कम 25, 25 चौक, यानी भैया 450 बराबर x/4, यानी भैया 450 गुणा में 4 बराबर x। बोलिए 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 1800, यानी 1800 बराबर x, यानी कि x जो हमने इनकम मानी वो आ गई 1800। क्वेश्चन ने क्या कहा था, टोटल इनकम यही पूछा था। सी क्या सही उत्तर है? सी क्या भाई सही उत्तर है? बोलिए चले आगे। आगे देखिए, कह रहा क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसका वॉल्यूम ये है। कह रहा बताइए इसकी डायगोनल की लंबाई क्या होगी। एक बात बताइए, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, क्यूब क्या होता है बोलिए? आप कहेंगे भैया साइड का क्यूब। कह रहा इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। किसका है? 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर साइड का क्यूब। अगर आप यहाँ से साइड निकाले तो कितनी हो जाएगी बेटा? साइड बराबर क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कहेंगे भैया साइड जो आ गई 64, बताइए किसका क्यूब होता है? बोले 64 किसका क्यूब होता है? आप कहेंगे 4 का। यहाँ से साइड कितनी आएगी बेटा? 4, और क्या साथ में सेंटीमीटर। साइड कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होती, केवल सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है। साइड आ गई 4। कह रहे बताइए इसकी डायगोनल की लंबाई क्या होगी। अब एक बात बताइए, डायगोनल क्या होता है? डाइगो यानी विकर्ण जो होता है वो क्या होता है? √3 गुना में साइड, √3 साइड कितनी है भैया? 4, 4 तो कितना हो गया बेटा? 4 √3 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। डी कैसे होता है? डी कैसे होता है? बोलिए क्लियर तीन बातें। ये क्या कह रहा है? कह रहा है 2000 रुपए इन्वेस्ट करे जाते हैं 6% कंपाउंडेड। देखो एनुअली क्या है? एनुअली है 2 साल के लिए। तो कह रहा है बताइए कंपाउंड क्या होगा। चलिए पहले अमाउंट निकालते हैं सीधा। आपको पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है बेटा? 2000। कितने साल के लिए लगाएगा? 2 साल के लिए। 2 बार मल्टीप्लाई, नीचे 100 और रेट कितना है भैया? 6%, तो ऊपर 106, यहाँ पर 106। क्लियर? 1 2 3, 1 2 3, केवल क्या बच गया? 106 गुणा 106 गुणा 2, है ना? 106 गुणा 106 करो, 6 6 36, 6 6 36। देखो एक तरीका और बताऊं, ऐसे ही मत करा करो। जब बड़ी संख्या आ जाए, जब दोनों सेम हो, देखो आप 106 है, आप 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। बताओ पहले 106 की, आप इसे लिख सकते हैं 106 का होल स्क्वायर। आप इसे तोड़कर लिख दीजिए 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, यानी पहले a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर क्या होता है 2ab, यानी कि भैया पहले इनकी मल्टीप्लाई करो 6 गुना 100, 600 गुना 2 करोगे तो कितना हो गया? 1200। कितना? 1200 इसमें जोड़ दी, 6 3 2 1 1। भैया इनकी मल्टीप्लाई करके आ गई 2 गुना 1123 अपॉन में 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कर दोगे, बोलो 1 1 2 3 6 गुणा में 2, 2 6 12, 2 ते 6 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी भैया 2247 अपॉन में 10, यानी भैया हो गया 224.7.2। ये आपका बन गया अमाउंट। क्या है? अमाउंट। ये आपका है भाई अमाउंट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है बताओ? क्वेश्चन ने कहा है आपसे सीआई बताना है। सीआई बताना है। एक बात बताओ, 2000 रुपए थे, वो कितने बन गए भाई? 2 2 4, 2 2 4 7.2। तो डिफरेंस कितना हो गया इनका? एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो ये उत्तर हो जाएगा। बोलिए क्लियर चली बातें? बोले भाई क्लियर है? बताइए चलिए, बोलिए क्लियर चली बातें, आगे बढ़ा जाए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल पेपर्स भाई 399 में 10 है, 599 में 20 है, और 999 में 30 मॉडल पेपर अवेलेबल है। आप लोग जल्दी से जल्दी इनको परचेज करिए और बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करने करिए। ठीक है, साथ में 3 बजे आपको डेली ये देना है भाई। चलिए कह रहा है अगर जो रेशियो है 2 नंबर का वो 3:7 है। कह रहा है एचसीएफ 5 है, एलसीएम निकालो। देखो फिर रेशियो दे रखा है 2 नंबर का, है ना, और आपको क्या दिया हुआ है? एचसीएफ भी दिया हुआ है। कितना? एचसीएफ कितना है? 5 है। 5 है तो आप इनसे नंबर कैसे बनाएंगे? रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुणा 3 एंड 5 गुणा में 7, 5 दिया 15 और 5 7 35। ये आपके पास नंबर आ गए। आप क्या कह रहे हैं? एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो। 15 और 35 का 5 से काटोगे, 5 से 15, 5 7 35, फिर बेटे 3 से कटेगा, ये हो गया 7, खत्म। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकालना है तो 5 गुणा में 3 गुणा में 7,
कितना हो गया भैया 7 या 21, 21 गुणा में 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी भैया 105, 105 सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। मान लीजिए दो एंगल इस तरीके से, कह रहा है लीनियर पेयर बना रहे हैं किस रेशियो में, 2:8। मान लीजिए एक एंगल इधर, मान लीजिए x है एक y है, कह रहा है इनका जो रेशियो है भैया वो क्या है 2:8 है। तो कह रहा है बताइए इनमें से बड़ा एंगल क्या होगा। बड़ा, देखिए एक बात बताइए, लीनियर पेयर का सम क्या होता है हमेशा, आप कहेंगे 180 होता है ऐसे में सम। तो अगर आप यहाँ से सम देंगे 2 और 8 का कितना आएगा 10, और ये किसके बराबर होगा बच्चे 180 के, 180 डिग्री के। अगर आप एक की वैल्यू निकालेंगे किसके बराबर आएगा 18 डिग्री के। कह रहा है भैया बड़ा एंगल बताओ, रेशियो में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2 या 8, आप कहोगे 8, तो वही बड़ी वैल्यू आएगी। तो आप 8 की वैल्यू निकालिए केवल, कितनी हो जाएगी 18 गुणा में 8, 8 8 64 बेटा, 8 एकम 8 से 14, यानी 144, 144 डिग्री वो उत्तर होगा। ठीक है, चलिए कह रहे बताइए सम बताइए एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 का। एक बात बताइए 1/5 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका साइन उल्टा करके, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा करके। कह रहे इन दोनों का क्या बताओ, सम बताओ बस, यानी कि 5 माइनस 1/5 ये करना है। बोलो एलसीएम लोगे कितना आएगा 5, एक के टेबल में 5, 5 बार ऊपर 5 5 से 25, माइनस 5 के टेबल में 5, एक बार ऊपर 1, कितना हो गया बेटा 24/5, ये आपका उत्तर हो। ठीक है, यानी सी कैसे उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें, जल्दी बोलिए। चले आगे, आइए नेक्स्ट पर आइए। कह रहे दो ट्रेन है 150 मीटर 100 मीटर अपार्ट है, 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को कर दोगे। आगे आओ, आगे देखिए कह रहा है अब वेंडर सेल मैंगो एट ₹63, कह रहे वेंडर ने आम बेचे 63 रुपए, यानी भैया सेलिंग प्राइस होते वो कितना है 63 रुपए दे रखा है। ठीक है, कह रहा ही मेक्स अ 40% लॉस। अब देखो बड़े ध्यान से, एक आदमी ने जब इतने के आम बेचे तो लॉस कितना दिया 40%, 40%, तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हो। आपको बताया मैंने स्पेशल क्लासेस में भी, कैसे भैया सीपी बराबर क्या आएगी 63 रुपए में बिके, कितने का लॉस है 40 का, तो भैया ऊपर 100, नीचे क्या आएगा भैया 100 माइनस 40 यानी कि 60, ये कट गया। बोलो तो सीपी आ गई भैया 63 गुणा में 10/6। आप इसको ऐसे रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हमें क्यों, हम इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर क्योंकि क्वेश्चन की हमने पूरी भाषा नहीं पढ़ी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ यू वांट टू मेक 25% प्रॉफिट, कह रहा बताइए 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने पर बेचे, कितने पर बेचे। अरे भाई सीपी मिल, अब इस पर 25% प्रॉफिट कमा दो, एसपी मिल जाएगा। कैसे, कैसे आप कहोगे एसपी बराबर सीपी कितनी है 63, 63 गुणा में 10/6, इस पर कितना प्रॉफिट कमाना है 25%, यानी कि 125/100। देखो 25 पंजे 25 चौक हो गया भाई, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक ये हो गया, 2 से इसको काट दो भाई, 2 पंजे 10 हो गया, केवल क्या बच गया 21 गुणा में 5 गुणा में 5/4। क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करें ये हो गया 21 गुणा में 25/4, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 गुणा 21 करिए, 1 5 2, 25 दूनी 50, ये हो गया 5 2 5, यानी 525 आ गया। 525 भाग्य 4, 525 भाग्य 4 कर दीजिए, 525 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 1 जा 4, 5 में 4 आ गए 1 12, 4 3 जा 12, देखो 13 के आसपास आंसर आ रहा है और डी उत्तर हो जाएगा। बोलिए क्लियर अपनी बात। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों सॉल्व करूं जब मेरे को दिख रहा है सारे ऑप्शन अलग है, हम यहीं से लगा लेंगे। ठीक है, आइए कह रहा है प्राइस ऑफ शर्ट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, करेक्ट शर्ट है उसका प्राइस 20% घटता है, फिर उसकी सेल जो है 40% बढ़ती है, तो कह रहा बताइए क्या फर्क आएगा। देखो देखो नीचे 100 इंटू 100 दो बार चीजें हो रही है, पहले क्या हो रहा है रिड्यूस हुआ तो ऊपर 100 माइनस 20 80, फिर इंक्रीज हुआ 100 प्लस 40 180, खत्म। ऊपर बच गया 14 इंटू 8, 14 गुना 8 करो, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, यानी कि भैया 112/100, यानी कि 100 रुपए की चीज कितने की हो गई अब 112 की। तो कितना बढ़ गया आप कहोगे 12%, कितना बढ़ गया भाई 12% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि बी क्या है सही उत्तर है। ठीक है, चले आगे। कह रहे बैग में 5 लाल है 6 नीली है और 9 हरी बॉलें हैं, कह रहा बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी ताकि लाल बॉल ना निकाली जाए। अगर आप इनका सम करें 6 और 5 11, 6 और 5 कितना होता है बेटा 11, और 11 9 20, यानी भैया टोटल बॉल 20 है। क्या नहीं निकाली, लाल नहीं निकाली, तो लाल हटा दो, केवल क्या बची 6 नीली और 9 हरी, 9 और 6 15, 15/20, 5 से 15, 5 चौक 20, यानी कि 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा, 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले ये क्वेश्चन होमवर्क में डालो, होमवर्क में डालो, एज वाले क्वेश्चन ये तुम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, तुम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, बोलिए क्लियर है। आ गई, कह रहा बताइए विच नंबर स्क्वायर एंड विद डिजिट 9, कह रहा किस नंबर का स्क्वायर 9 से अंत होगा। देखिए 4 लास्ट की संख्या क्या है 4, 4 का स्क्वायर करो क्या होता है 16, यानी इसमें तो 6 आएगा, कतई नहीं आएगा भैया। यहाँ क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, क्या होता है 49, और 49 की लास्ट डिजिट क्या होती है मेरे भाई 49 की लास्ट डिजिट क्या होती है 9, तो यानी ये एंड होगा। अगला क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, लास्ट में क्या आएगा 5, ये भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, लास्ट में 6 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है बी, बी 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 बी। ठीक है, चले आगे। कह रहा है रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड है, तो कह रहा है बताइए मेजर हर एक एक्सटीरियर एंगल का, हर एक बाह्य कोण का। आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है 360 डिग्री बटे में एन,
यही होता है 360 डिग्री बटे में n का मतलब क्या होता है साइड। साइड कितनी क्वेश्चन ने कहा 15 है। 15 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 15 दूनी 30 बचा 6 0 15 चौक 60 यानी भैया हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। कितना 24 डिग्री 24। ठीक है चले आगे चले। रोजाना रोजाना जैसे खाना खाना नहीं भूलते इसी तरीके से आपको इसको भी नहीं भूलना है। रोजाना दोपहर के 3 बजे आपको आना है और इसको अटेम्प्ट जरूर करना है भाई। ठीक। और साथ में आरएम मैच लॉन्च होने वाला है 27 जनवरी 2026। आज 26 है कल 27 जनवरी है भाई। ठीक है और साथ में रिपब्लिक डे की सेल है भाई। बढ़िया से रिपब्लिक डे सेल का एंजॉय करिए और यूज करिए कूपन कोड इंडिया इंडिया 750 और बढ़िया से अपना ऑफर पाइए। चलिए कैलकुलेटेड ट्राइंगल है भैया जिसका एरिया 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर कह रहा है। इसका पेरीमीटर बताइए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड बराबर होती है कह रहा है इसका पेरीमीटर बताइए। अगर आपको उसकी एक भी साइड मिल जाए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 गुना साइड क्योंकि सारी साइड बराबर होती है। आपको साइड निकालनी है बस। आगे देखिए क्या दिया एरिया दिया कितना 25√3 25√3। अब एरिया की बात करूं तो फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर बराबर 25√3 कितना भाई 25√3। देखो √3 से √3 कट गया केवल क्या बच गया भैया साइड का स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 25 गुना 4 हो गए। आप बोलो अगर आप साइड निकालोगे साइड का स्क्वायर हो गया 25 गुना 4 100। अगर आप साइड निकालो मेरे भाई तो क्या आ गया रूट का 100 यानी भैया साइड आ गई 10। साइड आ गई 10 तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 गुना साइड यानी कि 3 गुना 10 यानी कि भैया 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। बोले क्लियर इतनी बात है। चलिए कह रहे 1/4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। कह रहे नंबर में से 1/4 घटाया गया। आप नंबर मान लीजिए एक्स मान लीजिए नंबर में से 1/4 घटाया गया यानी x माइनस 1/4 ये हो गया घट गया। एंड द डिफरेंस कह रहे जो डिफरेंस आया मल्टीप्लाइड बाय 8 इसमें 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो कह रहा रिजल्ट जो आता है 30 आता है। कितना आता है 30। कह रहा नंबर बताइए आपको x निकालना है x निकालना ठीक है x माइनस 1/4 बेटे मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड भी जा सकता है 30/8 बोलो x माइनस 1/4 इसको काट लो भैया किससे काटोगे 2 से काटो 15 और ये कितना हो गया बेटा 4 15/4। अगर आप x निकाले उधर जाकर जुड़ेगा 15/4 प्लस का 1/4 15 और 1 कितना हो गया बेटा 16/4 यानी भैया 4 x क्या है भैया 4 यानी डी का ऐसे उत्तर है। डी का ऐसे उत्तर है। ठीक है आगे डी कह रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप है हैज एक्सटर्नल रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस 6 बड़े ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए एक सिलेंडर है बड़े ध्यान समझिए एक सिलेंडर है भैया इस तरीके से कुछ देखिए जो बना रहा हूं बड़े ध्यान समझिएगा इसको प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली। देखो इस तरीके से एक सिलेंडर है थोड़ा सिलेंडर तो नहीं है अलग ही बन गया है कुछ है समझिए ये सिलेंडर है ऐसा। ठीक है क्या एक सिलेंडर है भैया उसका एक्सटर्नल रेडियस 8 है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है बाहर वाला। अब कैसे ये सेंटर होगा दोनों सर्कल के लिए यानी कि यहां से लेकर यहां तक दूसरा कलर इस्तेमाल करो। ये इसका सेंटर है यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो गुलाबी वाला है ये एक्सटर्नल रेडियस है ये 8 है ये 8 है। और क्या कह रहा है भैया एंड इंटरनल रेडियस 6 है और जो इंटरनल रेडियस जो है भैया वो क्या है 6 यानी कि भैया यहां से लेकर यहां तक ये वाला इंटरनल यानी जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या है 6 है। कितना है भैया 6। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला इफ द लेंथ ऑफ पाइप इज 40 कह रहा है इसकी लंबाई क्या है पूरी 14 है यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या है 14 है। तो कह रहा है बताइए कितना वॉल्यूम लगाओगे इस पाइप को बनाने में। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होता है आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बस ये बताओ पाई आर स्क्वायर कलर नहीं दिखेगा मुझे लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब क्या होगा बड़े ध्यान समझिए पाई जो बड़ा वाला सर्कल है उसके रेडियस को आप कैपिटल आर मानिए यानी कि रेडियस बड़ा वाला स्क्वायर क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर होता है माइनस छोटे वाले रेडियस का इंटू में हाइट। ऐसे हमेशा इस तरीके की फिगर का वॉल्यूम निकलता है। इसको हम कहते हैं होलो फिगर्स। क्या बोलते हैं भाई होलो फिगर कहा जाता है। ठीक है क्योंकि अंदर से खोखली होती है जैसे आपने बांस का डंडा देखा होगा बांस का डंडा कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप उसको ऐसे लिटा कर देखें अंदर खोखला होगा यानी एक छोटा सर्कल बन रहा है और बाहर की तरफ उस पर थोड़ी मोटी सी परत होगी उसे हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल होते हैं। अब बस कुछ नहीं करना वॉल्यूम पाई की वैल्यू 22.7 बड़ा वाला रेडियस कितना भैया 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस माइनस छोटा वाला कितना भैया 6 का स्क्वायर गुणा में हाइट आपको दिया क्वेश्चन है 14। क्लियर है सॉल्व कर दीजिए 7 दूनी 14 हो गया भाई 22 गुणा 2 44 ही हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस कर दीजिए 44 गुणा 14 में 6 गए 8 5 3 गए 2 यानी 44 गुणा 28। आप देखो ऑप्शन से करें देखो 8 चौक 32 लास्ट में 2 और एक ही ऑप्शन में है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2। ठीक है चलिए इसको बताइए कह रहा है अगर 16 की पावर x गुना 8 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 कह रहा है x बताइए। देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए 2 के रूप में 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 को अगर 4 को भी चेंज करें तो 2 की पावर 2 यानी आप 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2x सॉरी 2 की पावर 4x कितनी 2 की पावर 4x गुणा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब
यानी 2 की पावर क्यूब करोगे यानी कि 3x प्लस 1 3 हो जाएगा। 4 को क्या लिखोगे फिर से 2 की पावर 2x यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 11। देखिए बेस सेम है, ये क्या लिख दिया मैंने है, ये 3 कहां से आ गया, अरे 2 था यार, ये 2 है, 2 का क्यूब लिखा ना, हाँ ये बेस 2 है। देखिए बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी तो ऊपर हो गया भैया 4x प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 11। देखिए देखिए बेस जोड़िए, आप कहेंगे भैया 2 की पावर 4x प्लस 3x 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 11। अब देखिए इधर डिवाइड हो रहा है, फिर से देखिए बेस सेम डिवाइड हो रहा है तो पावर नेगेटिव ऊपर जाकर माइनस होगी। आप कहेंगे 2 की पावर 7x प्लस 3, ये माइनस होंगी जब ऊपर आकर तो इनके साइन बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस में और माइनस का हो जाएगा प्लस में बराबर 2 की पावर 11। क्लियर। देखिए 7x माइनस 4x कितना हो गया बेटा 2 की पावर 3x और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 बराबर 2 की पावर 11। बेस कट गए भाई, केवल क्या बचा 3x प्लस 5 बराबर में 11। अगर आप इसको इधर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 11 माइनस 5 6। अगर आप x निकाले कितना आ गया 2, x कितना है 2। बोलिए क्लियर इतनी बातें। चले कह रहे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, देखो क्या है 0.12345। पहले इसके डेसिमल हटाओ तो कितना हो जाएगा 45 बटे कितनी संख्या है डेसिमल के रिलेटेड 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। यानी भैया आप इसको जब नेगेटिव में लिखेंगे तो ये ऊपर आकर 10 की पावर माइनस 5 ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो लिखा जा सकता है। अब एक बात होती है डेसिमल बदलना है, कहां पे लगाते हैं डेसिमल भैया यहाँ पर शुरुआत में। अब आपको डेसिमल अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ लगाना है, तो कितने इधर आए एक बार इधर आए ना, 45 से अगर इस तरफ चलना है तो एक बार इधर आए तो प्लस क्या करोगे यहाँ पर बताओ 1। क्लियर, तो हो गया 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बोले डन, बताइए भाई बोले डन है इस बात का, चलिए बोलिए क्लियर है। चलिए बोलिए, बोलो बोलो -4। हो एक तो गड़बड़ होगी भाई, यहाँ कितनी संख्या है, अरे यार ये 4 जीरो थे, ये आएगी 6, ये आएगी 6 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया माइनस का 5, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 है, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये उत्तर आएगा भाई सी वाला। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, वहां 4 जीरो था हमने 3 लगाए। ठीक है, और ये जो गैस पेपर चल रहा है आप लोग केवल इसको देखिए मत, इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारी एप्लीकेशन पर अटेम्प्ट करिए। कहां से, इसको स्कैन करिए, इसको स्कैन करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर आप सीधा क्या नाम है प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर वेद अकेडमी सर्च करिए। ठीक है, एक भैया कह रहे कार्ड निकाला गया, वेल सफल्ड पैक थे 52 प्लेइंग कार्ड के, यानी कि टोटल कार्ड भैया 52 से, उसमें से एक कार्ड निकाला गया। आप क्या बताना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग स्पीड, अरे भाई स्पीड कितने होते हैं 52 में से 13, खत्म कहानी। 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4 बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए कह रहे नंबर ऑफ डायगोनल बताइए 12 साइड वाली फिगर में, नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल कितने होते हैं भैया, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, n की वैल्यू 12, 12 12 माइनस 3 करिए 9 बटे में 2, 2 छिंग 12 और 6 9 जा 54, खत्म कहानी भैया 54 होंगे भैया 54 होंगे। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। आइए करेक्ट द पोल, करेक्ट पोल हुआ, पीपल हैव टू वोट फॉर आइदर ऑफ द 6 ऑप्शन व्हिच आर ए बी सी डी एंड एफ। करेक्ट पोल कराया गया, यानी कि पोल का मतलब था वोट डालना। कह रहे 6 ऑप्शन थे ए बी सी डी एफ, उधर देख पा रहे हैं। कह रहा द बिलो पाई चार्ट शोज ऑप्शन डिसीजन, कह रहा है 1080 वोटर हैव वोटेड फॉर ऑप्शन ए, कह रहा है 1080 वोटर ऑप्शन ए को देते हैं, ऑप्शन ए ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या है भाई 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री की वैल्यू, 20 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दी 1080। अगर आप 1 डिग्री निकाले यहां से तो 0 से 0 कट गया और ये जाएगा 2 पंजे 10 2 चौक 8, यानी 1 डिग्री की वैल्यू 54 है, 1 डिग्री की वैल्यू 54 यानी कि 54 वाटर है, 54 वाटर है। तो कह रहा बताइए कितने टोटल वोट पड़े, अरे सन कितना होगा डिग्री में 360, यही टोटल वोट, तो 360 डिग्री की वैल्यू निकाल, कितना 54 गुना में 360 कर दो, बोलो 54 गुना 36 करो, देखो ऑप्शन का यूज करें 6 चौक 24 लास्ट में 4 आएगा, दो ऑप्शन में, चलिए 54 गुना 36 करिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया भैया, 6 पंजे 30 और 2 32, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 1 16, 4 2 2 4 6 3 9, यानी कि 1944, कितना आ गया भैया 19440, 19440, और ये क्या है ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, आइए कह रहे इस बार ग्राफ को पढ़िए और बताइए, बताइए इसमें दिखा रखा है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज की अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स में। कह रहे बताइए स्टडी ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑफ कॉलेज, कितने लड़के हैं, कितने लड़के इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ये रही, लड़के किससे दिखा रखे भैया डार्क ग्रे वाले से, ये कितने भैया 450, ये कोई क्वेश्चन था भाई, है मजाक कर रहे, अरे मजाक कर रहे तुम। आगे ये कह रहे सर ज्वाइनिंग फिगर को देखिए, कह रहे अगर एल पैरेलल है एम के, ये वाली जो दोनों लाइनें पैरेलल है बेटा, ये पैरेलल है, कह रहे एन परपेंडिकुलर एन, कह रहे जो एन है ये एम पर परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री है। कह रहा बताइए पी का मेजर क्या होगा, ठीक है बड़े ध्यान से, ठीक है अगर आप इतना चित्र पकड़ लें केवल इतना, ये है यहाँ पी है, यही है ना पी, बाहर का ये एंगल दिया हुआ बेटा कितना 138 डिग्री,
138 डिग्री। क्लियर इतनी बात? एक बात बताइए, अगर आप इसको देखें तो आपको दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? दो अपोजिट इंटीरियर के, यानी इंटीरियर एक ये है, एक ये है कि आप इसको तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इसके साथ का है, तो दो अपोजिट के बराबर। ये कितना है? 90 डिग्री, यानी कि आप क्या कहेंगे P प्लस 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? 138 के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया? P बराबर 138 माइनस 90 डिग्री। P बराबर ये हो गया 8, 13 में से हो गया 4, यानी P की वैल्यू 48 डिग्री। और एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ए। बोलिए क्लियर इतनी बातें? बताइए भाई, क्लियर इतनी बातें? और शाम को यानी कि दोपहर को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे हमेशा हमेशा याद रखना, ये टाइम अपना फिक्स कर लो यार। दोपहर को 3 बजे आपको डेली फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने जरूर आना है। आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और बढ़िया से अपना ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दीजिए और अपने स्कोर को बूस्ट करिए। देखिए, एक और बात कहूंगा कि भैया मॉक टेस्ट देकर ये मत सोचिएगा कि भैया हमारा रिजल्ट खराब हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, हमारे नंबर कम आ जाएंगे। मॉक टेस्ट इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट से केवल इंसान की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस करेंगे, जितना बेहतर करेंगे आप लोगों के लिए फायदा होगा। यहाँ से ये मत सोचिए अगर किसी का स्कोर कम आ रहा है तो हम डूब रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को बेहतर करिए, उन गलतियों को पहचानिए, उन गलतियों से सीखिए, बस इसका यही एक मकसद होता है। ठीक है, चलिए बाकी आपकी जो है नेक्स्ट मैडम आ रही है, ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज है भैया 26 जनवरी, यानी कि हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। हर एक बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 तारीख है आज। एग्जाम में कितने दिन बचे हैं? डर लग रहा है कि नहीं? नर्वसनेस हो रही है या नहीं, ये बताओ भाई। 7 तारीख को है हमारा पेपर। कब है? 7 तारीख को है। और आज कितनी हो गई है? आज हो गई है 26। बचे हैं एग्जैक्ट 10 दिन। ठीक है भाई, डट जाओ। ठीक है, डट जाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखना है कि कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छे से रिवीजन करो, डेली सुबह उठो, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। डेली आप टारगेट कर लो, 2 से 3 चैप्टर है, मैं आज रिवाइज करूंगा। शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे, उसको रिवाइज करो। डेली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, हमारे संग लगाओ। सुबह गेस्ट पेपर हो रहा है, शाम में गेस्ट पेपर हो रहा है। 3 बजे डेली आपको AIMT मिल रहा है अटेम्प्ट करने के लिए। ये सारी चीजें आपने करनी है। डेली सुबह उठो, 2-3 चैप्टर सुबह रिवाइज कर लो, 2-3 शाम में रिवाइज कर लो और क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस सिर्फ लगाने नहीं है कि हमारे संग बैठ गए और लगा रहे हो, उसके बाद उनकी एनालिसिस भी करनी है जहां पे आपका आंसर गलत हो रहा है। इसके लिए सबसे बढ़िया पता है क्या कर सकते हो? इसके लिए सबसे बढ़िया आप कर सकते हो, आप करो वेदा एकेडमी का ऐप डाउनलोड। अब आप कहेंगे मैम ऐप क्यों डाउनलोड करना है, हम तो यूट्यूब पे भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। ऐप भाई इसलिए आपने डाउनलोड करना है क्योंकि ये जो गेस्ट पेपर आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे बैठ के डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वहां पर डायरेक्टली बैठकर अटेम्प्ट करेंगे तब आपको एग्जैक्ट अपनी गलतियां दिखेंगी कि आप कहाँ पे गलत हैं। यहाँ तो हो जाती है भेड़ चाल। देखो, सबने आंसर करा है, सब उसी के जैसे एग्जैक्ट आंसर करे। किसी एक ने गलत कर दिया है तो भाई बाकी सब भी गलत ही कर रहे हैं। उस चीज को सुधारने के लिए आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो भाई जैसा कि मैं देख पा रही हूँ क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। क्या कह रहा है? कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कर्ड बनाने के लिए। और कर्ड किससे बन रहा है? मिल्क से, मतलब दूध से दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, सी आंसर आपका एकदम सही है। और इसके साथ साथ आपने मुझे उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कि क्या कर रहा है? मिल्क से कर्ड बनाने में मदद कर रहा है। कौन सा है वो बैक्टीरिया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक्टिवली। देखो, मेरे संग अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो इस तरीके के बीच बीच में छोटे मोटे सवाल जो है वो मिल जाते हैं। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद है सबको ये? जिसको नहीं याद है याद कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वहां से किस तरीके के क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, तो उसकी तो प्रैक्टिस आपने करनी है। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक विकास के लिए, किसके लिए? शारीरिक विकास के लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन, उत्तरदायी वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि से रिलीज होता है? हाँ जी, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पेनक्रियाज। वो कौन सी ग्लैंड है, वो कौन सी ग्रंथि है जो किसको रिलीज कर रही है? ग्रोथ हार्मोन को। फटाफट से कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो भाई इसका सही आंसर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है, हाँ या ना?
बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। Which of the following is not a method, यानी कि इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन में आपने ये चीज याद रखनी, कहीं पे नॉट दिया है, इनकरेक्ट दिया है, करेक्ट दिया है, ओनली दिया हुआ है, इन वर्ड्स को एकदम हाईलाइटेड ध्यान से देखना है। ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में नॉट देखा नहीं, आप देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हो जाएगा गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। चलो, यूजिंग बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा फ्रिक्शन जो है वो कम हो, मशीन्स में फ्रिक्शन जो है वो कम हो। ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करते हैं कि भाई फ्रिक्शन कम हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन शेप से भी फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। तो इंक्रीज सरफेस रफनेस, अगर हम रफनेस बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा फ्रिक्शन कम होगा? नहीं, रफनेस बढ़ाने से फ्रिक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। तो भाई ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए डी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही है। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था नॉट अ मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कौन सा मेथड नहीं है भाई? डी वाला मेथड नहीं है, सतह की खुरदुरापन बढ़ाता है। देखो रफ सरफेस होगी, दो तरीके की सरफेस है हमारे पास, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है, और स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कैसा होगा? फ्रिक्शन जो है हमारा वो कम होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के आपको पूछा जाएगा, बस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, वाइब्रेशन दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको पता है, तो फटाफट से कॉपी पेन लो, सॉल्व करो। फ्रीक्वेंसी, चलो फटाफट से सबने सॉल्व करना है और मुझे आंसर देना है, क्या आंसर होना चाहिए। तो भाई क्या आंसर आ रहा है? फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, ठीक है। वाइब्रेशन हमें कितनी दी हुई है? 500 वाइब्रेशन दी हुई है, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 25। 25 2 जा 50 और बच गया 0, तो क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड, याद होनी चाहिए हर एक यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कौन सी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि भाई जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुली हो सके? एक्सटर्नल मतलब जो बाहर ही निषेचन हो रहा है, मतलब बॉडी से बाहर, बॉडी से कहा, बाहर की तरफ हो रहा है। उसमें हमें कौन सी सिचुएशन, इन चारों में से कौन सी वो सिचुएशन है जो जरूरी है ताकि भाई रिप्रोडक्शन हो सके प्रॉपरली? देखो बाहर है तो भाई एक मीडियम चाहिए, ठीक है, जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है अपने स्पर्म और ओवा को रिलीज कर सके और वो फ्यूज कर सके। तो हमें मीडियम कौन सा मिलेगा? हमें मिलेगा भाई वाटर मीडियम। वाटर मीडियम की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोल हैज हाईएस्ट कंटेंट एंड इज कंसिडर्ड द बेस्ट क्वालिटी। ये चार आपके टाइप्स ऑफ कोल्स हैं, ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसमें से कौन सा है जो कि सर्वोत्तम है? बताइए, बेस्ट क्वालिटी का है, क्या होना चाहिए इसका आंसर फटाफट से? हाँ जी, इसका सही आंसर है डी हमारा, एंथ्रासाइट, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ कि लीस्ट कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है भाई, डी आंसर हमारा करेक्ट है, एंथ्रासाइट आपने बताना है जो हमारा सबसे लीस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आ गया है भाई, मैच द फॉलोइंग। भाई सबसे प्यारा, सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है, एक भी तुम मैच कर लो तुम्हारा एकदम सटीक हो जाता है। तो चलो फटाफट से मैच करा जाए। क्या दिया हुआ है आपको? एक तरफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल्स याद होने चाहिए हर एक चीज के, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, फोर्स का हो, फ्रिक्शन का हो, एग्जांपल सबके याद होने चाहिए। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है भाई फ्रॉग में। कौन सा मीडियम चाहिए होता है? अभी हमने पढ़ा है वाटर, एज वाटर जो होता है मीडियम चाहिए होता है एक्सटर्नल यानी बाहरी निषेचन में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है भाई? मनुष्यों में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, फटाफट से किसमें होती है बडिंग? बट किसमें बनती है? देखा है ना, ऐसा सा कुछ 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 ऐसा सा तो स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ऐसे करके कुछ कुछ ऐसी ऐसी बर्ड निकल रही होती है। किसमें होता है ये होती है बडिंग, ये होता है भैया हाइड्रा में। बाइनरी फिजन यानी कि दो में डिवाइड हो जाता है, वो होता है अमीबा। अब फटाफट से देखो भाई, वन का क्यू, वन का क्यू तो एक ही दिख रहा है,
2 का P है, बिल्कुल है। 3 का R है, बिल्कुल है। 4 का S है, बिल्कुल सही है जवाब हमारा। है कि नहीं सही जवाब बताओ? है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें क्या है, आपकी कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनका नाम दिया है। याद है सबको वो सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सारी प्रैक्टिसेस और उनका पर्पस कि उस प्रैक्टिस में हम करते क्या है, होता ही क्या है। तो भाई आपको कौन कौन सी दी है? क्रॉप रोटेशन, प्लगिंग, इरिगेशन एंड वीडिंग, यानी कि फसल चक्र। फसल चक्र हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो सॉइल है ना उसमें नरिशमेंट बनी रहे, जो हमारी क्रॉप जो उगेगी तो भाई उसमें क्या हो, हमारी क्रॉप, नई क्रॉप उगने के लिए भाई उसको मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स तो मिलने चाहिए ना। तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं भैया? फसल चक्र करते हैं। करते हैं कि नहीं? चलो उसको ऐसे ना करके सामने लिख देते हैं नंबर है। क्यू का जो है वो जा रहा है मान लो 1, ठीक है। अब जुताई, खेत की जुताई हम लोग क्यों करते हैं? ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी ढीली कर सके उसको, ठीक है, और मिट्टी को पलट सके, ताकि जो एयर जो है, एयर का फ्लो मेंटेन अच्छे से रहे। तो फिर सेकंड और पी का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब सिंचाई, सिंचाई में क्या होता है भाई? क्या करते हैं सिंचाई में? खेतों में पानी वानी देना होता है कि नहीं देना होता है? तो सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई है थर्ड, पानी दे रहे हैं, ठीक है। कीटों की सुरक्षा करते हैं हम लोग, निराई। फोर्थ, कीटों से सुरक्षा मतलब जो अनवांटेड प्लांट हैं उनसे भैया हम बचाव करके रखते हैं। अब देखो भाई, 1 का Q, 2P, यस, 3R एंड 4, यस, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द टाइप ऑफ कंबशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। आपको एक कॉलम में कंबशन के टाइप दिए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं? रैपिड होता है, एक्सप्लोजन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्लो होता है, ये कंबशन के टाइप है। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक खासियत दी हुई है, फटाफट से आप इसको रीड करिए और मुझे बताइए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। हाँ जी भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे दिखना चाहिए कौन कितना पढ़ रहा है, फटाफट से। कैसा होता है देखो, सबसे पहले तुम्हें कोई एक भी पता है ना, तुम उससे एग्जाम्पल कर लिया करो मैथ्स में। एक्सप्लोजन पता है, धमाका, बहुत तेज आवाज भी आती है। अब देखो आवाज दे रही है किसी भी ऑप्शन में, इसमें दी हुई है आवाज। तो हम क्या बोलते हैं भाई, 3 वाले का Q वाले के संग मेल मिलाव करा दे। तो देखो 3 का Q किसी में दिया हुआ है, पहले ही ऑप्शन में 3 का Q दिया। अब तुम बाकी मैच करके देख लो तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट सही जा रहा है कि नहीं। स्लो वाले में क्या कह रहा है? S, अकर वेरी स्लोली, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 2 का बोल रहा है P, स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी कि जिसमें हमें किसी भी तरीके की एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। फिर है रैपिड कंबशन, जो कि भाई बहुत क्विकली होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। जिसने ए कहा है बहुत बढ़िया बात है, आप पढ़ रहे हैं। और जिसने थोड़ा 19-20 कर दिया है, कोई बात नहीं, पढ़ आप भी रहे हैं। गलतियां हो जाती हैं पर अब ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साउंड प्रोडक्शन एंड हियरिंग। साउंड को प्रोड्यूस करना और हियरिंग मतलब सुनना। हम साउंड पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हम सुन रहे हैं, उसको हमें सीक्वेंस में करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करो। मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका सही आंसर मिले। अब देखे कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, आज तो हो जाए भाई, हो जाए ना कि कौन इतना पढ़ रहा है। बताइए कैसा चल रहा है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, मतलब साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है। कैसे हो रही है? जब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। कहीं पे दिया है वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, तो भाई सबसे पहले तो हमारा 3 नंबर आना चाहिए। सबसे पहले 3 नंबर किसमें दिख रहा है? हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आवाज कहाँ जाएगी? आगे तुम्हें 1 दिया है, 2 दिया है, दोनों पढ़ लो। पहला कह रहा है वाइब्रेशन ईयर ड्रम में जाएगी, दूसरा कह रहा है थ्रू एयर जाएगी। भाई जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए तो यहाँ से आवाज मुंह से बाहर निकलेगी ना, तो बाहर कहाँ गई? एयर में गई। अब एयर से फिर हमारे कान में जाएगी। तो भाई पहले तीसरा है, फिर हमारा होगा दूसरा और फिर पहला, ठीक है। और उसके बाद पांचवा या चौथा, पहले भाई ऑडिटरी नर्व जो है वो सिग्नल भेजेगी और उसके बाद ब्रेन जो है वो पता लगाएगा कि भाई क्या साउंड सुनाई दे रही है, कुछ तो सुनाई दे रही है, ठीक है। चलो इतना सॉर्टेड है, सबको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
76. Arrange the following zone in the order of outermost to the innermost. किसका? फ्लेम का। फ्लेम का स्ट्रक्चर सबने देखा हुआ है? ऐसा सा तो कुछ तो स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर है फ्लेम का, ठीक है। ये पोर्शन आपको पता है, ये हमारा डार्कर पोर्शन होता है। ये कौन सा होता है? ये होता है इनर मोस्ट। तो भाई डार्क जोन जो है वो सबसे अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है फ्लेम का। तो भाई फोर्थ वाला कहाँ आना चाहिए? देखो हमें बताना है आउटर टू इनर, फोर्थ वाला लास्ट में होना चाहिए, ठीक। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा हमारा मिडिल जोन। एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया हमारा डार्क जोन। उसके बाद ये आएगा मिडिल वाला, ठीक। अब मिडिल के बाद कौन सा आएगा? मिडिल के बाद आएगा भाई आउटर जोन, और उसके बाद आएगा ब्लू जोन, ठीक है। बाहर वाला जो होता है वो आउटर जोन है। उससे सबसे लास्ट में क्या होता है? ब्लू कलर का जो दिखता है उसमें कैसा कंबशन होता है? जो ब्लू जोन है हमारा, उसमें किस टाइप का कंबशन दिखाई देता है? किसकी वजह से वो ब्लू कलर शो करता है? बताइए। देखो छोटी मोटी टेस्टिंग तो भाई मेरे संग चलती रही। क्यों दिखता है? बिल्कुल सही, ये होता है भाई यहाँ पे कंप्लीट कंबशन। क्यों? क्योंकि पूरी बाहर की तरफ ऑक्सीजन एकदम फुल ऑन अवेलेबल है, तो कंबशन कैसा होता है? एकदम कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, घर्षण के बारे में गलत कथन पहचानिए। घर्षण यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आपने मुझे ये आंसर करना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग घर्षण? फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर फोर्स यहाँ पे लग रही है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? अपोजिट दिशा में, बिल्कुल सही है। हीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करता है। जब हम दो चीज रब करते हैं तो हीट जो है वो प्रोडक्शन होता है। अगला स्पेशल, घर्षण को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता भाई, कैसे कर दोगे तुम? लुढ़कन घर्षण सर्कन घर्षण से कम होता है, ये बात सही है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सबसे लीस्ट होता है। यानी बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया। सही बात है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, फिर से हमें भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एडोलसेंस की। बताइए। ये तो आप लोग आराम से बता लेंगे। एडोलसेंस वही उम्र जिसमें आप लोग हैं, किशोर अवस्था। और बताइए, रिलेट करिए, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपके हिसाब से? फटाफट से देखे तो कहां तक चल रहा है मामला। खुद से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे एडोलसेंस को? तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि भाई ये 11 की उम्र से शुरू होती है और 18-19 तक जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्या बोलते हैं इस उम्र को हम लोग? कहीं पर टर्म सुना है? टीन, टीन एजर, ये टीन एज बोलते हैं, और इस उम्र के नौजवानों को हम लोग टीन एजर बोलते हैं। तो क्या है आप सब लोग? आप लोग हैं टीन एजर, ठीक है। चलिए, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। वॉइस बॉक्स जो है वो बॉयज में डेवलप होता है और लार्ज हो जाता है इस पीरियड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। हॉर्मोन्स हैव नो रोल इन चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, ऐसा क्या? भाई ये स्टेटमेंट ना सरासर गलत है, तो भाई यही इसका सही आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट पूछा गया। अब आखिरी वाली स्टेटमेंट भी देख ही लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल सही बात है। ये वो पीरियड होता है जब ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बच्चा है हमारा, वो सेक्सुअली मैच्योरिटी की तरफ ग्रो करता है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है इसमें विजिबल होते हैं। और ये हार्मोन्स वाला क्यों गलत है? क्योंकि भाई पूरी कहानी ही हार्मोन ही प्ले कर रहा है। हार्मोन हार्मोन का ही सारा किया जा रहा है। ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, मान लो हेयर ग्रोथ हो रही है या हाइट डेवलप हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रहा है, वो जितने भी चेंजेस है सब कुछ किया जा रहा है हार्मोन का। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हार्मोन का कोई रोल ही नहीं है एडोलसेंस में, कोई भूमिका ही नहीं होती है, तो गलत बात हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? यानी कि सूक्ष्म जीव से रिलेटेड कौन सी जो कथन है वो हमारा सही है? सही पूछा गया। पहला कथन क्या कह रहा है? कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या सिर्फ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? नहीं भाई, यूजफुल भी होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। दूसरी, वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वायरस जो है, कौन है वायरस? वो कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं? होस्ट सेल के अंदर। वो बाहर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए भाई किसी की तो सहायता चाहिए, किसी का शरीर चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑलवेज लार्जर देन फंजाई, ये भी गलत है। प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर, ये भी गलत है। तो हमारा सही स्टेटमेंट है बी, वायरस जो होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं।
चलिए जी, तो भाई आई होप आप लोगों की जेएनवी की तैयारी ना हमारे संग अच्छी चल रही होगी। चल रही है हाँ कि ना, एक बार बता दो यार। हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है? लग रहा है कि एजुकेटर्स जो है मेहनत कर रहे हैं, डेली सुबह भी लाइव क्लास हो रही है, शाम में भी हो रही है, गेस्ट पेपर हो रहे हैं, अलग अलग क्लासेस चल रही है, ठीक है, एआईएमटी हो रहे हैं, तो मतलब दिख रहा है ना आपके जेएनवी में जाने का जो सपना है उसके संग हम लोग डट के जुड़े हुए हैं। अब जेएनवी में आप चले जाओगे उसके बाद भी आपका हाथ हम तो नहीं छोड़ रहे। हमने तो डिसाइड कर लिया भाई, हाथ तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ रहे। अगर आपने भी ये हाथ नहीं छोड़ना है तो आप कहाँ मिलेंगे? आप हमसे मिलेंगे वेदा एकेडमी के चैनल पे। कौन सा चैनल है वेदा एकेडमी का? हाँ जी भाई, वेदा एकेडमी का चैनल है हमारा क्लास 9th का, ठीक है। क्योंकि हम आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई आपका रूट, आपका जो बेस है ना वो हमारे संग बने। हम जेएनवी के साथ भी, आप जेएनवी में भी आपके संग है और जेएनवी के बाद भी आपके संग ही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, और एक महत्वपूर्ण बात जो आप सब जानते हैं, ये गेस्ट पेपर आप कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं? वेदा एकेडमी के ऐप पर कर सकते हैं, और वो अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ जो ये आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना आंसर, वहां वो नहीं कर पाओगे। वहां आपको मिलेगी आपकी रियल रियल टैलेंट। जितना आपने पढ़ा है ना उतना ही दिखाई देगा, वहां किसी और के आंसर नहीं दिखाई देंगे। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 18। लाइट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, फटाफट से आपने सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना दिया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 45 दिया हुआ है, यस। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है वो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पूछा जा रहा है, तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही नहीं होगा? डोंट यू थिंक सेम होना चाहिए? तो भाई बी यानी कि 45 जो है वो है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 81। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भाई कहानी बता रहा है हमें मानव के कान की। पता है ना सबको, मानव का कान सबने पढ़ा है, स्ट्रक्चर सबने देखा है। तो आपने बताना है एक्स, एक्स फाइंड करना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, एक्स तो हर कोई फाइंड कर लेता है, ठीक है। तो एक्स को फाइंड करने के लिए इन्होंने एक हिंट भी दे दिया। वो हिंट क्या दिया है? दैट इट वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव हिट, यानी कि क्या कह रहे हैं? ये एक्स नामक भाग पहचानिए जो कि ध्वनि तरंगों से टकराने पर कंपन करता है, ये हिंट मानिए। चलो एक बार हम लोग ईयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। बहुत गंदा बनाया कसम से, ऐसे ही कुछ होता है ना। देखो राइटिंग तुम लोग, ड्राइंग मेरी जज मत करो, ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अपनी ड्राइंग के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोन्स होती हैं और यहाँ पे ऐसा सा कुछ कोयल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो बहुत रफ बनाया है तो प्लीज डोंट जज ऐसे करके, ठीक है। अब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? एक आउटर ईयर है हमारा, क्या बोलते हैं आउटर ईयर को? क्या बोला जाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में। आउटर ईयर को हम लोग बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। और इसके बाद आती है हमारी ये पतली सी दुबली सी एयर कैनाल। ईयर कैनाल कहाँ पे एंड हो रही है? ईयर कैनाल जिस स्ट्रक्चर पे एंड हो रही है उस स्ट्रक्चर का हमने एक्स नाम माना हुआ है। उसके बाद जो हमारी ईयर की बोन्स आती है वो आती है मिडिल ईयर में, फिर आता है हमारा इनर ईयर, फिर आती है हमारी ऑडिटरी नर्व जो कि सिग्नल ब्रेन को लेके जाती है। तो हमें बताना है ये वाला स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर क्या है सब जानते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, हाँ कि ना। तो ईयर ड्रम हमारा जो है वो सही आंसर है, यानी कि कर्णपटल बिल्कुल सही जवाब है। जिसने जवाब जो है वो ये दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, एकदम उम्दा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ग्रुप दैट कंटेन्स ओनली पुअर कंडक्टर, यानी कि उस ग्रुप को सेलेक्ट करो जिसके पास सिर्फ पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब ऐसे ऑप्शन आपने चुनने हैं जिसमें कि जो मतलब बिजली को ना कंडक्ट नहीं कराते हो, क्या होते हैं? कुचालक है। कौन कौन से हैं? तो भाई इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, फटाफट से दीजिए। सही है, इसका सही आंसर जो है एकदम सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपने वो ग्रुप चूज करना है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि वो स्पीशीज जो कि संकटग्रस्त हैं, जो इस संकट में है कि शायद वो अब लुप्त हो जाएंगी। ऐसी कौन सी स्पीशीज है? देखो बाकी जो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन है ना सब में ना कॉमन
स्पेशीज हमें दिख रही है जो हम डे टू डे लाइफ में देख लेते हैं, बट फोर्थ वाले में भाई नहीं देखने को मिलती है। तुम पार्क वार्क में भी चले जाओ ना, मतलब नेशनल पार्क, ऐसे लोकल पार्क नहीं बोल रही हूँ मैं, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें भी बहुत रेयरली ही देखने को मिलती है। तो ये हमारी इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं। स्टेटमेंट ए, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लाइटनिंग के बारे में बता रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में। दूसरा क्या कह रहा है, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में कह रहा है कि वो यूज करा जाता है कि हम बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकें। किससे? जब बिजली कड़कती है भाई, लाइटनिंग वाइटनिंग होती है। तो बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हाँ या ना? फटाफट से आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है भाई, लाइटनिंग कंडक्टर ना लंबी लंबी जो ऊंची बिल्डिंग्स होती है उनके टॉप पर होता है। जैसे ही बिजली कड़कती है वो उसके थ्रू होते हुए कहाँ जाती है, अर्थ में, क्योंकि वहां से एक वायर कनेक्ट होता है जो सारी बिजली को सीधा पृथ्वी में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट जो है क्या वो 7 रंगों से बनी है? बनी तो है, पढ़ा तो है। अगला, प्रिज्म कैन स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। बिल्कुल कर सकता है। हमने एक वो पढ़ा था प्रोसेस, ठीक है, ऐसे व्हाइट लाइट आ रही है, ऐसे स्प्लिट होकर डडूम 7 रंगों में बदल जा रही है। कौन से थे वो 7 रंग? वो थे विबग्योर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका भी आंसर चाहिए। देखो स्टेटमेंट तो हमारी दोनों सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। फटाफट से देखे तो पढ़ाई हो रही है ढंग से कि नहीं हो रही है, ये भी तो पता चलना चाहिए। हाँ जी बताइए, क्या है प्रोसेस का नाम? डिस्पर्जन, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रोसेस को, जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, इसका नाम है डिस्पर्जन। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉइस। नॉइस पोल्यूशन के लिए कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपने बताना है कौन सा ट्रू है। फटाफट से स्टेटमेंट को रीड करिए और मुझे सही जवाब दीजिए। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट सही है? नॉइस अबव 80 डेसिबल इज कंसिडर टू बी हार्मफुल। बिल्कुल सही बात है। 80 डेसिबल से ऊपर जो है भाई कानों के लिए नुकसानदायक है। प्लांटिंग से हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन, बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक नेचुरल तरीका है। नॉइस पोल्यूशन सिर्फ ह्यूमन हियरिंग को डिस्टर्ब करता है नहीं, वो भाई सर दर्द भी देता है, कंसंट्रेशन भी लो करता है, बहुत सारी चीजें और भी करता है। म्यूजिक प्लेड एट हाई वॉल्यूम कैन ऑल्सो कॉज नॉइस पोल्यूशन। बिल्कुल सही, यानी कि 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कोल के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपने बताना है सही जवाब। कोल फॉर्म होता है डेड वेजिटेशन से, बिल्कुल सही है। कितने साल लगते हैं भाई? मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको फॉर्म होने के लिए, इसीलिए इसको दोबारा बनाना मतलब बहुत आसान काम नहीं है। कितना टाइम लगा है कोल बनने में? कोल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कोल रिन्यूएबल है भाई? रिन्यूएबल नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर लगे इसको बनाने के लिए। कोक इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल। हाँ जी, कोक जो है कोल से बनता है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब आप मुझे इसके साथ साथ ये बताएंगे कोल से और कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? हमने 3 प्रोडक्ट पढ़े हैं, कोल से 3 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला तो हो गया है कोक, और बाकी 2 आपने फटाफट से कमेंट में बताना है। कोक है और फिर कौन सा है? हाँ जी, कोक बनता है, कोल तार बनता है और कोल गैस बनता है। पढ़े हैं ना क्लास में ये? चलो अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हैं, आपने पढ़ना है और उसका जवाब देना है। चलो फटाफट से पढ़ो। रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। आइरिस कंट्रोल करता है कि भाई कितनी लाइट जो है वो अंदर जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, ये भी सही बात है। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है? जहां पे ऑप्टिक नर्व जो है वो लीव करती है आंखों को। तो भाई हमारी सारी स्टेटमेंट सही है, यानी एकदम परफेक्ट आंसर है कि नहीं परफेक्ट? बिल्कुल। एक और एक्टिविटी दी है, बहुत प्यारी सी एक्टिविटी दी है, इसको आपने सॉल्व करना है। एक्टिविटी में क्या कहा गया है? इसमें भी हमें एक्स निकालना है, हाँ निकालना है, एक्स के साथ साथ वाई भी निकालना है और जेड भी निकालना है। देखो एक बच्चा है, उसने सेटअप करा है इलेक्ट्रिक सर्किट को, ठीक है, और एक बीकर लिया है,
मान लो 3 बीकर है हमारे पास और तीनों में अलग अलग लिक्विड है, एक में X, एक में Y और एक में Z। अब ये कह रहे हैं कि X के साथ बल्ब तेज चमकता है यानी ग्लो करता है, ठीक है। Y में क्या है, Y में मंद चमकता है यानी कि डिम है, और Z में नो ग्लो, मतलब ग्लो ही नहीं कर रहा, चमक ही नहीं रहा, बात ही खत्म कर दी। तो हमें बताना है कि भाई X कौन है, Y कौन है, Z कौन है। क्या क्या दिया है, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। देखो भैया जो गुड कंडक्टर होगा यानी ये जो बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर रहा है, सुचालक है, वो कौन सा है, वो हमारा X है भाई। क्यों, क्योंकि X में तो ग्लो कर रहा है बल्ब एकदम बढ़िया से। जिसमें डिम कर रहा है वो है हमारा पुअर कंडक्टर, और जिसमें की क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा बल्ब नहीं जल रहा है वो है इंसुलेटर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक जरूरी सूचना बता दी जाए, भूल गए हो तो याद दिला दिया जाए कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरंभ बैच की, ठीक है, ये तो अभी आगे एग्जाम, इसके आगे वाले एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 6th-7th में हैं, आप चाहते हैं कि जेएनबी की वो एक सीट आपकी हो, तो भाई आपकी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए वेदा एकेडमी जो है वो लॉन्च कर रही है। भाई कौन सा, आरंभ बैच लॉन्च कर रही है। कौन सी डेट पे है ये, जो हमारा आरंभ बैच है ये 27 तारीख को, यानी कि कल ही लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जरा सा भी सिलेबस छूटे इस बैच में, तो फटाफट से आपने इस नंबर पे कॉल करके एनरोल करना है। कल ही इस क्लास का, आरंभ बैच का ओरिएंटेशन है, मतलब पहली क्लास है जो आप सब देख पाएंगे। क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये मेरा मैसेज जरूर जरूर ही पहुंचाइएगा। और इसी के साथ एक खास बात भी है, देखो आपके लिए बैच है जो कल ही लॉन्च हो रहा है, तो अब थोड़ा सा हम डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि भाई रिपब्लिक डे है, आपका हमारा सबका रिपब्लिक डे है, तो भाई एक छोटा सा कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, INDIA750। क्या फायदा है इससे, आपको मिलेगा फ्लैट 75% ऑफ। किसी भी बैच में आप एनरोल कर रहे हो, चाहे आप 6 के लिए कर रहे हो या आप 9th के लिए कर रहे हो, आप इस कूपन को लगाएंगे, ठीक है, और अपने बैच में डिस्काउंट पाएंगे। पता है इस बैच की ना एक और खासियत है, ये बैच तब तक चलेगा भाई जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो जाए या कुछ भी हो जाए। सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन होगा, रिवीजन हो गया है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको सीक्वेंस में अपनी तैयारी करनी है कि हाँ भाई प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, तो फटाफट से ज्वाइन करिए, देर मत करिए। साथ ही साथ एआईएम भी सब अटेंड कर रहे हैं ना 3 बजे, नहीं कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है लीडर बोर्ड, जिसपे आपको ना अपनी रैंकिंग पता चलती है, थोड़ी पता तो चले ना ग्राउंड रियलिटी के, भैया स्टैंड कहाँ कर रहे हो। ये लाइव चैट में तो फट 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 कॉपी पेस्ट करके कमेंट दे रहे हो, यहाँ कैसे दोगे। यहाँ पे आओ और अपना लेवल पता करो कि भाई कहाँ पर तुम स्टैंड कर रहे हो। चलो जी, अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 90 हमारी स्क्रीन पे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आंधी तूफान के बारे में बात कर रहा है, आंधी तूफान आया हुआ है, एक दोस्त है रवि, वो पेड़ के नीचे सहारा लेके खड़ा हुआ है, उसका दोस्त सजेस्ट करता है कि भाई तू पागल है, तू हट जा यहाँ से, पेड़ के नीचे क्यों खड़ा हुआ है। अब क्यों कर रहा है ये, वो कह रहा है कि पेड़ के नीचे हट जाओ, जाके कहीं खुले मैदान में झुक के बैठ जाओ। अब ऐसी सलाह क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। हाँ, पेड़ ऊंचे होते हैं और चालक की तरह काम करते हैं, इसीलिए बिजली जो है आकर्षित हो जाती है। क्या ये बात सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है, पेड़ बिजली से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, या बिजली केवल खुले स्थानों पर गिरती है, या झुककर बैठने से बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। भाई पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो लंबे होते हैं और बिजली को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ वो कंडक्टर है, तो जैसे ही बिजली उन पे गिरेगी और वो सीधे करंट पास कर देंगे, तो भाई पेड़ का सहारा लेना है तो अपने रिस्क पे लो भैया, मत लो, मैं तो सजेस्ट करूंगी मत लो, क्यों अपनी जान के संग खिलवाड़ करना है। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा सा आया है कैलिडोस्कोप से, ठीक है। कैलिडोस्कोप किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही जवाब है। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एक और हमने एग्जांपल पढ़ा था कैलिडोस्कोप के अलावा क्लास में, हर जगह आपने पढ़ा हुआ है, अब आप मुझे बताना है
की कौन सा है वो एग्जाम्पल? अगर आपने मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर देखिए, वहीं पर मेरी एक वीडियो पढ़िए मल्टीपल रिफ्लेक्शन की, उससे आप समझेंगे कि भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होता है। एक एग्जाम्पल है कैलिडोस्कोप और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहाँ यूज होता है भाई? पेरिस्कोप यूज होता है सबमरीन्स में। इसकी और डिटेल चाहिए तो भाई वीडियो देखना पड़ेगा आपको, सारी डिटेल यहाँ थोड़ी ना मिलेगी। अगला क्वेश्चन, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। ऐसे लोग जो दृष्टिवत है, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, वो रीड कर ले, राइट कर सकते हैं। किसकी मदद से? कौन से सिस्टम की मदद से? मोर्स कोड यूज करके, संकेत भाषा यूज करके, ब्रेल प्रणाली, केवल ऑडियो पुस्तकें? क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ जी, तो भाई ब्रेल सिस्टम जो है वो यूज करके विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो है वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस पे बेस्ड है ये? 6 डॉट्स पे बेस्ड है हमारा ब्रेल सिस्टम। देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करके ना तुम उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस का ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डूज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म? यानी कि जब तूफान आया है तो क्या करना चाहिए इसमें से? क्या पेड़ के नीचे शेल्टर लेना चाहिए? अभी मना करा है, गलती से भी मत लेना, और अगर लेने की सोच रहे हो तो भैया भगवान ही मालिक है तुम्हारा। फिर स्टे इनसाइड अ कार और बिल्डिंग, सही बात है, घर में जाके शांति से बैठ जाओ, ठीक है। गाड़ी में बैठे हो तो कहीं साइड में गाड़ी में बैठ जाओ। अम्ब्रेला और मेटालिक रॉड नहीं यूज करनी, क्योंकि भाई आंधी तूफान आ रहा है तो साथ ही साथ बिजली भी कड़केगी, और बच के भाई मेटालिक रॉड होती है उसमें। ओपन फील्ड में खड़े नहीं होना, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, दो फोर्सेस जो हैं कौन कौन सी? 25 न्यूटन एंड 35 न्यूटन कहाँ लग रही है? सेम डायरेक्शन में। जब बल जो है सेम दिशा में लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग ऐड करते हैं। तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं? हाँ, और यहीं पे अगर सेम की जगह क्या लिखा होता? इस शब्द की जगह लिखा होता ऑपोजिट, तो आंसर क्या आता? तब आंसर आता हमारा बी। तो भाई वर्ड्स याद रखने हैं, एक एक वर्ड पे ना, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे ना एग्जाम में, तो एक एक वर्ड पे फोकस रखना कि क्या पूछा जा रहा है, कि सेम लिखा है या अपोजिट। अगर तुमने पढ़ने में गलती कर दी तो भाई तुम दूसरा ऑप्शन भी तुम्हारे पास रेडी है, गलत, बी पे टिक करके आ जाओगे, आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसीलिए आंख मुंह नाक कान सब खोल के पढ़ना है क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन है भाई एलईडी से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे इसका। एलईडी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? भाई ये गलत है कि एलईडी कंज्यूम करता है मोर इलेक्ट्रिसिटी देन बल्ब। ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है, क्योंकि भाई एलईडी जो है वो कम एनर्जी कंज्यूम करता है, वो किफायती होता है, लंबा चलता है, बहुत एफिशिएंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल बल्ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है? एम्पलीट्यूड इज प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको डिटरमाइन कर रही है? लाउडनेस को करती है कि नहीं? और इनके बीच में रिलेशन क्या है? भाई ये रिलेशन है, याद रखना। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ेगी तो लाउडनेस कितनी बढ़ जाएगी? लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इन्वॉल्व्स व्हिच स्टेज? फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होती है? क्या हमने पढ़ा है? एग होता है, उससे टैडपोल बनता है, और टैडपोल जो होता है वो डेवलप होके भाई एडल्ट बन जाता है। क्या प्यूपा स्टेज आती है? नहीं आती है। लार्वा स्टेज नहीं आती है। ये किसमें आती है? ये आती है हमारी बटरफ्लाइज वगैरह में। फ्रॉग में हमारी टैडपोल, एडल्ट और एग, ये स्टेजेस आती हैं, ठीक है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस्टैब्लिश टू, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और वन्य जीव जो है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो स्थापित किए गए थे किस लिए? क्यों जरूरत पड़ी कि भाई हम नेशनल पार्क अलग से बनाए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग से बनाए? इसीलिए जरूरत पड़ी कि हमारे जो जानवर हैं, पौधे हैं, उनको हम लोग क्या कर सके? कंजर्व कर सके। ऐसे पौधे जो कि अब संकटग्रस्त हैं, पौधे हो गए, जानवर हो गए ऐसे जो कि संकटग्रस्त है, यानी कि जो विलुप्त होने की कगार पर हैं,
उनको बचाने के लिए हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी कि टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज, और इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 99, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। कौन सी प्रोसेस है? जिंक को जब हम आयरन के ऊपर डिपॉजिट करते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? यहाँ पे गलती से भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मत हो जाना, वहम मत पाल लेना कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। क्या हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात करी है? नहीं करी ना। यहाँ पे हमारी बात हो रही है गैल्वेनाइजेशन की। उसकी करी भी होती तब भी, जब हम आयरन जिंक को आयरन के ऊपर कवर कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। तो भाई बढ़े फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ा जाए। सो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आ गया है प्रेशर वाले चैप्टर से। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना लाजमी है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आना लाजमी है। क्या फॉर्मूला है हमारा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर दिया हुआ है 200 और एरिया दिया हुआ है 4। फटाफट से आंसर बताओ। देखो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना भी लाजमी है और थ्योरेटिकल भी आ सकता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल कैसे आएगा? अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई तुम एरिया कम कर दोगे तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा इनवर्स रिलेशन में। फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में। ये फॉर्मूला ना कॉन्सेप्ट के संग याद करना है। हाँ जी, तो इसका क्या आंसर आएगा? 4 को हम घटा दें, कितना जाएगा? 4 कितने से 20 होता है भाई? 5 0 शून्य 50 पास्कल जो है वो है इसका करेक्ट आंसर, है कि नहीं? तो भाई यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 बोल दी। देखो साइंस के हमने कितने सॉल्व कर लिए, आप मुझे बताएंगे कि भाई 35 में से आप साइंस में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, ताकि एटलीस्ट ये पता चल सके कि आप साइंस में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ओवरऑल भी कैलकुलेट करना है, बिल्कुल कैलकुलेट करना है, और साइंस में कहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब आप इन मार्क्स को एनालाइज करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक हैं जहां पे आप अभी भी अटक रहे हो, और उन टॉपिक को आपने क्या करना है, उन टॉपिक को आपने रिवाइज करना है। भाई ये जो लास्ट के आपके 10 दिन बचे हैं ना, इसमें अब कोई भी बच्चा कोई भी नया टॉपिक नहीं शुरू करेगा। ये मेरी भाई सबको सलाह मान लो, ठीक है, रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, एडवाइस मानो, रिक्वेस्ट मानो, कुछ भी मानो, सजेशन मानो, कि इन लास्ट 10 दिनों में, लास्ट के जो 10 दिन है, कोई भी नया टॉपिक नहीं शुरू करना। जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। जिन फॉर्मूलेज में, जिन कॉन्सेप्ट में गलती हुई है, उस टॉपिक को दोबारा खोलो, उसको दोबारा जाके पढ़ो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब सिर्फ रिवीजन की साइकिल चलनी चाहिए। देखो कौन सी साइकिल चलेगी आपकी? आपकी अब जो साइकिल चलेगी, देखो 10 डेज है, इसमें क्या होगा? रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे जो तुम्हें आंसर गलत हुए हैं एनालाइज करना है, और उसके बाद फिर रिवीजन करना है। बस रिवीजन और प्रैक्टिस की जो ये साइकिल है वो घूमती रहनी चाहिए। ये चक्कर जो है भैया वो घूमता रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। कब तक? जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व में जहां गलती हो रही है वो टॉपिक दोबारा उठाओ, उसको दोबारा रिवाइज करो। तो भैया ये साइकिल अगर आपकी चलती रहेगी तो आपकी वो एक सीट जेएनवी की दूर नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भाई यहाँ पे साथ ही साथ अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो भैया क्वेश्चंस की कमी नहीं है। मॉडल पेपर जो है वो फुल ऑन अवेलेबल है। जितने भी आपको सेट चाहिए आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है? AIMT, जो कि डेली होता है, डेली का डेली होता है। कहाँ होता है? वेदा एकेडमी के ऐप पे होता है। प्ले स्टोर पे जाओ, वेदा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और वहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑल इंडिया का मॉक टेस्ट। क्या खासियत है, लीडर बोर्ड की खासियत है भाई, रैंकिंग पता चल रही है। आरंभ बैच के रिगार्डिंग आपको सूचना दे दी गई है पूरी तरीके से।
ये सूचना अपने जानकारों तक पहुंचाइए ताकि भाई जो मदद आपकी हुई है वो औरों की भी हो सके। वो बोलते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, भाई सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन, सब चीजें बांटने से बढ़ता है। तो बताइए कि भाई कल से ही बैच लॉन्च हो रहा है, और कल से लॉन्च हो रहा है तो फिर डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्काउंट किस बात का मिल रहा है भाई? रिपब्लिक डे का डिस्काउंट मिल रहा है यार, रिपब्लिक डे है, क्यों नहीं मिलेगा डिस्काउंट? कूपन आपने लगाना है इंडिया 750, ठीक है? आपको 750 रुपीज जो है फ्लैट ऑफ मिल जाएगा किसी भी बैच पे। चाहे आप 6 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 9 की कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जेएनवी में जाने की तैयारी है ना, तो बस डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। गेस्ट पेपर ऐप पे अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। तो बच्चों यहाँ पे साइंस का पोर्शन हो चुका है, अब लैंग्वेज का पोर्शन आगे कंटिन्यू होगा फर्दर, उसके लिए तैयार हो जाइए। गाइस, फिर से आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस गेस्ट पेपर में। ठीक है, मैथ और साइंस आप बढ़िया से पढ़ चुके हो, लेकिन शुरू करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जिनका सपना है जेएनवी में एडमिशन का, पढ़ने का। तो आपके सपने को पूरा करने के लिए वेदा एकेडमी अथक प्रयास करती है, आपके लिए पूरी तरीके से खड़ी हुई है। सो गाइस, रिपब्लिक डे का हम ऑफर लेकर आ रहे हैं, बहुत शानदार ऑफर है। पूरे 750 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा बैच परचेज करने पर। एकलव्य बैच है, चाहे वो आरंभ बैच है या फिर हमारे सैनिक एस्पिरेंट, आपके लिए भी वेदा पीछे नहीं है, आपके लिए भी शौर्य बैच हम लेकर आ रहे हैं, जहां आपको फ्लैट 750 का डिस्काउंट मिल रहा है। सो कोड क्या है? INDIA 750 यानी इंडिया 750। ऑफर 26 जनवरी तक ही वैलिड है। सो गाइस, इतना जबरदस्त ऑफर अगर मुझे मिला होता मैं कभी नहीं छोड़ती। तो फटाफट से जाके इस ऑफर का फायदा उठाओ, बता दो अपने रिश्तेदारों को कि वेदा एक और बार फिर से आ रहा है अपने न्यू बैचेस के साथ हमारा सपना पूरा करने के लिए। सो अब हम बात करते हैं हिंदी की। चलो भाई, फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश, क्योंकि 5 प्रश्न हमें गद्यांश से सॉल्व करने हैं। जगदीश चंद्र बोस भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने विज्ञान और मानवता के बीच सेतु स्थापित किया। वे रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में विश्व के प्रारंभिक वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। बोस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधे में भी जीवन होता है और वे बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस खोज ने जीव विज्ञान की दिशा को नया मोड़ दिया। बोस केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि दूरदर्शी चिंतक भी थे। उन्होंने अपने आविष्कारों का पेटेंट कराने से इनकार किया क्योंकि उनका मानना था कि विज्ञान मानव कल्याण के लिए होता है, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। औपनिवेशिक काल में रहते हुए भी उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनकी प्रयोगात्मक दृष्टि, मौलिक सोच और नैतिक मूल्य उन्हें एक असाधारण वैज्ञानिक बनाते हैं। जगदीश चंद्र बोस का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा वैज्ञानिक वही है जो ज्ञान के साथ साथ मानवता की सेवा भी करे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से जगदीश के बारे में हमें पता लगा, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस जी। अगर आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो जाके गूगल करो। अब देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बोस को महान वैज्ञानिक क्यों माना जाता है? उन्होंने केवल भौतिकी में कार्य किया था, उन्होंने विज्ञान और मानवता को जोड़ने का काम किया, उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिया। सो गाइस, राइट आंसर यहाँ पर अपना बी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मानवता को, विज्ञान और मानवता के बीच सेतु स्थापित किया। यानी सेतु क्या होता है? सेतु होता है आपका पुल। सेतु होता है पुल जो जोड़ने का काम करते हैं दो एंड्स को। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। बोस के किस कार्य ने जीव विज्ञान को नई दिशा दी? रेडियो तरंगों का अध्ययन, पौधों में जीवन और संवेदनशीलता सिद्ध करना, सूक्ष्मदर्शी का निर्माण या विद्युत प्रयोग। सो जैसा कि हमें गद्यांश में भी क्लियरली बताया गया है, पौधों में जीवन और संवेदनशीलता का सिद्ध करना कि पौधों में भी जान होती है। ऐसा नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, पेड़ पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। वो संवेदनशीलता उनके अंदर है, वो जान उनके अंदर है, वो सब चीजें फील कर सकते हैं। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। बोस ने अपने आविष्कारों का पेटेंट क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन देख लेते हैं।
प्रक्रिया ज्ञात नहीं थी, सरकारी दबाव में थे, विज्ञान को मानव कल्याण का साधन मानते हैं, आविष्कारों में रुचि रख लेते। जब हम कोई भी चीज पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वाईटी पे कोई वीडियो डालते, कोई गाना आप लगाते, तो कई बार कॉपीराइट आ जाता है उस पे, यानी वो एक पर्टिकुलर इंसान ने या कंपनी ने या जिसने भी वो गाना बनाया, जो उसका मालिक है, आप जब भी उस गाने का इस्तेमाल करेंगे आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप पैसा नहीं देते तो वो स्ट्राइक कर देते, वो आप पे मतलब क्या केस कर देते, कुछ भी मतलब इस तरीके का, कि जिससे आप उसका इस्तेमाल ना कर पाए। तो पेटेंट कराना भी कुछ इसी तरीके से था, है मतलब, लेकिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि वे विज्ञान को मानव कल्याण का साधन मानते थे। फोर्थ क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में बोस का योगदान किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा की प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति, प्रशासनिक सुधार या शिक्षा नीति? क्या होगा आंसर? किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? ऑफ कोर्स वैज्ञानिक प्रतिभा की उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई थी, ना तो किसी तरीके की आर्थिक उन्नति में, यानी उस तरीके के वो लालची वैज्ञानिक भी नहीं थे जो चाहते थे कि भाई आर्थिक उन्नति होती रहे, प्रशासनिक सुधार भी नहीं और शिक्षा नीति भी नहीं। ठीक है, उन्होंने भारतीय प्रतिभा का विश्व पर प्रतिष्ठा दिलाई, है ना, प्रतिभा को विश्व मंच तक वो लेके गए, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें जीवन होता है, ठीक है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। गद्यांश के अनुसार बोस के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रसिद्धि की चाह, मौलिक सोच और नैतिक मूल्य, राजनीतिक विचार, कठोर स्वभाव। देखो, प्रसिद्धि की चाह तो ये पूरा पढ़ के हमें कहीं से लग नहीं रहा, ठीक है, राजनीतिक विचार, कठोर स्वभाव भी नहीं है, राइट आंसर इज मौलिक सोच और नैतिक मूल्य, इसीलिए वो इतने महान जो है वैज्ञानिक कहलाए गए। देखिए, महान आदमी सिर्फ पैसों से नहीं बनता, महान आदमी सिर्फ अपनी पावर से नहीं बनता, महान जो होता है वो अपने विचारों से होता है, ठीक है, विचार, इनके जो विचार है, जो इनकी सोच है, जो इनके मूल्य है, उस चीज ने इन्हें महान बनाया। वरना बहुत वैज्ञानिक है, बहुत तरीके के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही जो है वो बाहर निकल के आते, कुछ ही है जो है वो फेमस उस तरीके से हो पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच उन्हें फेमस बनाते हैं, उनकी सोच, उनकी नीयत, उनके जो मूल्य है, ठीक है, वो अच्छे होते हैं। सो क्या हमें इससे सीखने को मिला कि सोच हमेशा अच्छी रखें, इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। अच्छे इंटेंशन से किया गया गलत काम इन द सेंस कोई झूठ बोलना, कुछ भी, वो बुरे में काउंट नहीं होगा अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, ठीक है। तो सोच इंपॉर्टेंट है, सोच, ओके। हालांकि गलत काम हमें कुछ भी नहीं करने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे गाइज। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग से ये क्वेश्चन भैया पूछ लिया गया है। लाल रंग का पेन ले लूं क्या? टिंग 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 टिंग, सही है, लाल रंग का पेन ले लेते। चलो, उपसर्ग है, उपसर्ग यानी शुरू में लगने वाले शब्द, ठीक है, शुरू में लगते हैं। तो देखते हैं, अधिकारी, आ ई कारी या अधि। अगर मैं आ उपसर्ग मानूंगी तो वर्ड क्या बनेगा? अधिकारी, ठीक है, तो ये बन नहीं रहा। अगर मैं ई उपसर्ग मानूंगी तो ये बनेगा ई, लेकिन ये पीछे लगा हुआ है तो उपसर्ग ये हुआ ही नहीं है। क्या होगा? ये तो प्रत्यय भैया, ठीक है। कारी, कारी भी पीछे का शब्द है, बचा क्या? अधि। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ही है, अधि और कारी, अधिकारी। चलो भैया 7वां क्वेश्चन देखेंगे। जो दूर की सोच रखता हो, दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? व्यवहारिक, दूरदर्शी, जिज्ञासु या परिश्रमी। देखो, अब ये तुमको यहीं पे आंसर मिल गया, पढ़ते ही आंसर मिल गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्यवहारिक का मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला। सो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, जो दूर की सोच रहा है। दूर, पहला वर्ड ही दूर है, और सोचता है, ये देखता है, दर्शी यानी देखने वाला, तो दूर की सोचने या देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। जिज्ञासु नहीं होगा, क्योंकि जिज्ञासु मीन्स क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, मुझे ये जानने की इच्छा है, मुझे ये भी जानना है, वो जिज्ञासा, ठीक है। परिश्रमी भी नहीं, क्योंकि वो मेहनती है, मेहनती के लिए यूज होता है।
चलो भैया 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है पंचवटी में समास का क्या प्रकार है। अब समास बताना है कौन सा देखते हैं। द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। फटाफट से आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। एक तो जल्दी जल्दी आंसर मुझे मिलने चाहिए आप लोगों के कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, यस। सो समास क्या होगा इसमें देखिए, क्योंकि ये शब्द क्या है पंचवटी, इसका मतलब क्या होता है 5 उद्यानों का समाहार। ठीक है, अब यहाँ शुरुआत में क्या शब्द आ गया भैया 5 यानी 5। जहां पर आपको शुरुआत में जो प्रथम वर्ड है, प्रथम वर्ण है, प्रथम शब्द है, वो नंबर में अगर है, संख्या में है, तो आंख बंद करके लगा दो भैया द्विगु समास। ऐसे आंखें बंद करके लगा देना, टिक, द्विगु समास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उथला शब्द का विलोम है गहरा, छिछला, समतल या उभार। उथला का अपने आप में ही मतलब जो है वो छिछला ही है, तो गहरा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलो आगे बढ़े। ये बोए पेड़ बबूल का तो अम्ब कहाँ से खाए, लोकोक्ति का अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, कितना भी कुछ कर लो सफलता नहीं मिलेगी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और बबूल के पेड़ पर आम लग गए हैं, ये तो गाना भी है, बोया पेड़ बबूल का तो अम्ब कहाँ से खाए कबीरा, अम्ब कहाँ से खाए। है ना, सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं, जाओ वाईडी पे जाके सुनो फटाफट से। सो गाइस, आंसर क्या होगा कि हमें कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। देखो बेसिकली पहले इसको तोड़ते हैं, इसको खोलते हैं। बोया पेड़ बबूल का, अगर बबूल का पेड़ बो दिया आपने, ठीक है, बबूल का पेड़ बोया है आपने अब यहाँ पर, और आप इच्छा रख रहे हो कि आपको आम मिले। बबूल का पेड़ कैसा होता है, कांटों वाला, ठीक है, और आम का पेड़ कैसा होता है, रसीले आम है भैया उस पे। ठीक है, तो अगर आप काम ही वो नहीं करोगे जो आप चाहते हो कि रिजल्ट में आए, उसके लिए पहले आपको काम तो वो करना पड़ेगा ना। जब आप वैसा काम ही नहीं करोगे तो वैसा फल आपको कैसे मिलेगा। पेड़ ही बबूल का बो के आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि भाई मैं आम मिल जाए मुझे, इज इट नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मेरा 7 फरवरी को जो पेपर है उसमें 100 में से 100 नंबर आए, सब यही एक्सपेक्ट करें मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब आप उसके लिए उस तरीके की मेहनत ही नहीं करोगे, कैसे सिलेक्शन होगा है। जब काम आपके बबूलों वाले और फल आपको आम वाला चाहिए, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। सो अब बताओ क्या राइट आंसर होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मेहनत करोगे तो अच्छा फल यानी आम खाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो बबूल ही मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे जीवन में, समझे। चलो आगे चलते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, जाति, भाव, द्रव्य, व्यक्ति। क्या होगा, चांदनी चौक कितने बार लग गए हैं, हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स। कौन कौन गया बताओ जल्दी। चांदनी चौक मैं तो गई हूँ, मेरी बहन की शादी थी अभी पिछले ही साल फरवरी में, तो बहुत चक्कर काटे चांदनी चौक के, बहुत बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा तो, बहुत ज्यादा भाई, बहुत भीड़ होती है उधर। सो देखो, क्योंकि चांदनी चौक एक जगह का नाम है, बिल्कुल नाम है, और नाम में चांदनी चौक मेंशन्ड है, तो आंख बंद करके व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो आगे बढ़ते हैं। खोज शब्द का सही बहुवचन रूप है, खोजे, खोजो, खोज, खोजगण। बहुत आसान सवाल है यार, आंसर बता दो जल्दी से। ठीक है, मेरे को कमेंट करके फटाफट से आंसर बताओ, मुझे आंसर जानना है, मुझे नहीं पता, जल्दी आंसर बताएंगे सभी बालक। चलो बताती हूँ, सही बहुवचन क्या होगा, खोजे, खोजो, खोज या खोजगण। बिल्कुल, देखो खोज का जो बहुवचन है वो खोज ही रहेगा। मैंने इसे खोजो लिया, कोई नहीं कहता मैंने इसे खोज लिया, हमने ये खोज लिया, हमने फलाना खोज लिया, बल्ब खोज लिया, ये वो, तो यहाँ पर बहुवचन जी, तो यहाँ पर जो बहुवचन है वो खोज ही रहेगा, खोज लो। ओके गाइस,
करपट का तद्भव रूप है। करपट, करपट, करपट एक तत्सम शब्द है। अब बता दो इसका बहुवचन। कपड़ा, कान, कपूर। तो ये छल कपट वाला कपट है, ठीक है, छल कपट, ठीक है, दरवाजे वाला मत समझना, वो कपाट होता है, आ की मात्रा लगी होती है, छल कपट वाला है। कपड़ा, कान और कपूर, क्या होगा? तद्भव, 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 तद्भव तो वो शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से उठाकर परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। परिवर्तित किया जाता है और इसका सही, जो सही, बिल्कुल सही आंसर है, ना तो वो कान होगा ना वो कपूर होगा। इज द ऑप्शन बी, कपड़ा, ठीक है। कपड़े को तद्भव में कपट भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं, वस्त्र भी है, ठीक है, लेकिन कपट, करपट भी है, करपट। ओके गाइस, देखो नई नई चीजें सीख रहे हो आप, बहुत अच्छे। जो मानव हित में कार्य करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपकारी, समाज सेवी, मानवतावादी या सेवा भावी? जल्दी से और बच्चे मेरे को आंसर बताएंगे, फटाक से आंसर कीजिए, कमेंट में आप लोगों के आंसर की बरसात होनी चाहिए दोस्तों, समझे? चलो बता दो यार, ये होगा मानवतावादी। देखो मानव के हित में काम कर रहा है तो मानवतावादी हुआ। ऑफ कोर्स मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। अब देखो यहाँ पर कोई संयोजक नहीं दिख रहा हमें, कोई और नहीं दिख रहा, ठीक है, किसी भी प्रकार का एव नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा। सिंपल सी एक बात क्या कही गई है यहाँ पर? मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। मेरा भाई यहाँ पर एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक ही क्रिया है, तो बिल्कुल ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा, एकदम ठीक, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट। सो गाइस यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से हिंदी का पेपर कर लिया है। अभी एक और लैंग्वेज आपकी बचती है, विच इज इंग्लिश, ठीक है। AIMT देना आप लोग को नहीं भूलना है, 31 जनवरी तक का ही समय है आपके पास, कुछ ही दिन बचे हैं, जितना हो जाए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो AIMT के थ्रू कर लो फटाफट से। नया बैच शुरू होना है, जाके बता दो। और जैसा कि बताया था रिपब्लिक डे की सेल है, 750 रुपीज का ऑफ मिल रहा है, तो जाके अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीट दो कि जाओ और ज्वाइन करो। ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी, कराने की जिम्मेदारी मतलब हमारी है, हम कराएंगे आपको, बस हमारे साथ शामिल होना है, ठीक है दोस्तों। बढ़े आगे, यस। सो अब हम स्टार्ट करने जाएंगे क्या 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 अब हम स्टार्ट करने जाएंगे हमारा इंग्लिश का पोर्शन। चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही, बिल्कुल बढ़िया वाला हमको यहाँ पे से ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। बायोमिमिक्री इन्वॉल्व्स स्टडीइंग नेचर, डिजाइन्स एंड प्रोसेस टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम. Vector was invented after observing how birds stuck to clothing. Bullet trains adopt kingfisher brake shapes to reduce noise and increase efficiency. Shaxian inspired surface minimize bacterial growth in hospital. This innovative approach leverages millions of years of evolutionary refinement, creating sustainable solution by meeting nature and time-tested strategies. And environmental challenges intensify biomimicry, offer promising pathway toward harmonious coexistence with natural system. तो बायोमिमिक्री एक तरीके की पढ़ाई है, जैसे मैथ की एक पढ़ाई है, जैसे कि पौधों की एक पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, केमिकल्स की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री होती है, विज्ञान की अलग 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 शाखाएं हैं, सबकी पढ़ाई है। तो बायोमिमिक्री उसी तरीके की एक स्टडी है जो नेचर, डिजाइन और प्रोसेस के थ्रू ये पढ़ाती है कि कैसे ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा जो पैसेज है दिया गया है। और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज वेलक्रो इन्वेंटेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कैसे बना? जैसा कि नेक्स्ट लाइन में कैसे बना था, आफ्टर ऑब्जर्विंग हाउ बर्ड्स स्टक टू क्लोथिंग, हाउ बर्ड्स स्टक टू क्लोथिंग, बाय ऑब्जर्विंग हाउ बर्ड्स स्टक टू क्लोथिंग, ठीक है। तो
तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 17 देखते हैं। What inspired the design of bullet trains mentioned in the passage? जो बुलेट ट्रेन का जो डिजाइन है, जो कि कुछ ये थोड़ी सी आगे से ऐसे नोकदार सी ऐसे करके कुछ होती है ना बुलेट ट्रेन, ऐसे करके, कितनी ही घटिया ड्राइंग है मेरी, ऐसे कुछ करके आई थी, है ना, अगर मैंने तस्वीरों में ही देखी है बुलेट ट्रेन तो कुछ इस तरीके की होती है। तो ये जो डिजाइन है ये कहाँ से इंस्पायर्ड था बुलेट का? किंगफिशर बीक। किंगफिशर एक प्रकार का पक्षी है जिसकी चोंच भी कुछ इस तरीके की नोकदार चोंच होती है, ठीक है, ऐसे कुछ नोकदार, यहाँ से बिल्कुल ऐसे नोक निकली होती है, तो वहां से इंस्पायर्ड है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सी, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है गाइस, देखो, है ना। चले आगे। व्हाट इज बायोमिमिक्री? एक्चुअली में बायोमिमिक्री है क्या? आंसर इसका फर्स्ट लाइन में ही है वैसे तो। स्टडिंग नेचर, डिजाइन एंड प्रोसेस टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम, कि नेचर से क्या ऐसा अडॉप्ट करें जिसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करके आसान चीजों को बना सकते हैं। बहुत सारे सोल्यूशन नेचर ने हमें दिए हुए हैं, जैसे कि हमने अभी एक बुलेट ट्रेन का पढ़ा कि वो जो बीक है उसका एग्जाम्पल लो, किंगफिशर की बीक का एग्जाम्पल लिया और ट्रेन को भी कुछ उसी तरीके से बनाया ताकि के क्या बोलते हैं, जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाए और एफिशिएंसी बढ़े उसकी। देख रहे हो आप, देख रहे हो हम कितना आगे बढ़ गए। अब हमें एक सही ऑप्शन चूज करना है। द वर्कशॉप फैसिलिटेटर सेज टू द ग्रुप यू विल नीड टू वर्क कोलैबोरेटिवली ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड यू शुड रिस्पेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं कौन सा वाला ठीक रहेगा यहाँ पर, है ना। द वर्कशॉप फैसिलिटेटर एक्सप्लेन टू द ग्रुप दैट दे विल नीड टू वर्क कोलैबोरेटिवली on that project and they should respect diverse perspectives. The workshop facilitator explained to the group that they would need to work collaborative on that project and they should respect diverse perspective. The workshop facilitator told the group that you will need to work collaboratively on this project and you should respect the diverse perspectives. The workshop facilitator said to the group that they would be needing to work collaborative on that project and they should respect diverse पर्सपेक्टिव, ठीक है। राइट कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? यू विल नीड वर्क कोलैबोरेटिव ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट डाइवर्स, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्यूचर टेंस में है, यू विल नीड, ठीक है, विल लग गया। द वर्कशॉप फैसिलिटेटर एक्सप्लेन्ड टू द ग्रुप, that they will need to work collaboratively that project and they should respect. I think यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक मुझे लग रहा है, ठीक होता हुआ। ओके गाइस, क्योंकि इधर यहाँ पर पास्ट टेंस भी हो रहा है और सेंटेंस भी आपका बिल्कुल ठीक बन रहा है। वेरी गुड। चले नेक्स्ट। द वाइल्ड लाइफ, पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है एक्टिव से। द वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन हैज रेस्क्यूड endangered species from illegal trafficking network. Okay, and they have been rescued by the wildlife from the endangered species had been rescued by the wildlife organization from illegal trafficking network. Rescued by the wildlife illegal trafficking network have rescued. देखिए, has been rescued, had been rescued, are rescued और species have rescued। अब यहाँ पर हमको एक्टिव में चेंज करना है पैसिव से, और हम सभी को बेहतर तरीके से पता है और खासकर आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि शिवान सर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि यहाँ पर ये हैव बीन में चेंज हो जाएगा और ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, है ना। चले आगे बढ़े फटाफट से। माउंट करेक्ट एडवर्ब हमको या एडजेक्टिव चुनना है। माउंट Chimborazo in Ecuador has far further, the farthest or more farthest summit from Earth's center due to the planet's equilateral bulge. अब बता दो जल्दी से सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। In educator has the farthest, ठीक है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर होगा, the farthest आएगा इधर, क्योंकि माउंट किलिमंजारो की बात हो रही है और मैंने
बताया था आपको, जब भी किसी ऐसी अनोखी अद्भुत चीज की बात हो तो हम हमेशा आगे दी, जो बहुत ग्रेटेस्ट चीज है तो दी लगना बनता है। नेक्स्ट, द प्लेयर्स confident after their recent victories were determined to win dash all odds in the final match over against through beyond। अब यहाँ पे बताओ सही क्या होगा? The player confident after their recent victories were determined to win over against आई थिंक यहाँ पर अगेंस्ट होगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या लग रहा है, क्या मेरा अनुमान सही है? सही है कि नहीं है? अगेंस्ट होना चाहिए या थ्रू? अगेंस्ट। कितने बालक अगेंस्ट के साथ है? फटाफट से यहाँ पर वोट करो, चलो जल्दी से। वोटिंग सिस्टम आपका अभी ऑन होता है, अभी से वोट करना शुरू कर दीजिए। डिटरमाइंड टू विन अगेंस्ट ही बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पे चूज करने, द एक्सपेडिशन टीम डैश एक्सप्लोरिंग द uncharted cave system for days before making the remarkable geological discovery have been, has been, had been or will have been। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? the expedition team before making the remarkable geological discovery will have been। ठीक है, सारा कुछ फ्यूचर पे डाल दो। चलो, read the passage below and choose the modal word from each blank from the given options। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बस बैठ के पूरा पढ़ो और यहाँ पर बताते रहो कि सही ऑप्शन क्या क्या आने वाला है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रही, मैं ज्यादा बाहर चली गई। चलो पढ़ लो पहले, इसमें मैं साइड हो जाती हूँ। Traditional medicine system contain valuable knowledge accumulated over centuries. Indigenous communities possess superficial, shallow, profound या फिर लिमिटेड। ए बी सी या डी क्या आएगा? यहाँ पर आएगा लिमिटेड। चले आगे। ऑफ मेडिसिन प्लांट एंड होलिस्टिक हीलिंग practices, pharmaceutical companies increasingly recognize this wisdom, developing modern drugs from traditional remedies. However, ethical concerns rise regarding intellectual property rights and unfair, inadequate, fair या insufficient क्या होना चाहिए? Unfair consumption from indigenous blah 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 communities, protecting traditional knowledge while promoting। ठीक है, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। while promoting कहाँ गई? मेडिकल इनोवेशन रिक्वायर्स डैश वीक, इनएडुकेट, रोबस्ट या फ्रजाइल लीगल फ्रेमवर्क। ए बी सी या डी क्या होगा यहाँ पर? रोबस्ट। ए बी सी। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, legal framework that respect cultural heritage, integration, traditional and modern medicines offer limited, comprehensive, narrow या restricted approaches to healthcare challenge। क्या होगा राइट आंसर? लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग। विलोम शब्द बताना है बेसिकली। द पॉलिटिशियंस forthright response to difficult question, earn public respect and trust, honest, direct, evasive या फिर candid। क्या होगा 28 का आंसर? देखो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है forthright response to difficult, तो मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो होगा evasive। ठीक है, EVASIVE, evasive। चले, एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव बिजनेस पर हमें यहाँ पे क्या बताना है? क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी कि आपका समानार्थी। समानार्थी भैया, हम तो हिंदी वाले, हिंदी में ही समझाएंगे, हिंदी में ही बताएंगे। चलो, एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव बिजनेस मॉडल डिस्प्यूट द एंटायर इंडस्ट्री लैंडस्केप। अब यहाँ पर वर्ड हमें दिया गया है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है काफी कुछ नया सा, कुछ इनोवेट करना, कुछ नया बनाना, है ना, उस तरीके से हम उस सेंस में इसको लेते हैं। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, नॉवल या ऑर्डिनरी। देखो, ट्रेडिशनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे, ऑर्डिनरी भी एक तरीके से नहीं है, नॉवल भी नहीं है। राइट आंसर यह है कन्वेंशनल। गॉट इट? चलें आगे। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। क्या होगा? अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प, एक ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट
करता हो स्टैम्प्स को, जो स्टैम्प होती हैं जो ऐसे लगती हैं, पहले पुराने समय में चिट्ठियों पे स्टैम्प लगा के भेजी जाती थी ताकि पता लगे कि अच्छा पत्र वहां से आया है, तो वो वाली स्टैम्प्स। न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलेटेसिस्ट, कार्टोग्राफर, क्यूरेटर, बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है ना वो है आपका कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर बोला जाता है जो लोग स्टैम्प्स को इकट्ठा करते हैं। सो गाइज 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 यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का ये पेपर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से की हमने, बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस पेपर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़े, स्वस्थ रहे और खूब सारी पढ़ाई करनी, क्योंकि 7 तारीख को पेपर है रिपब्लिक डे का। जो ऑफर है 750 रुपीज का ऑफ, बताना ना भूले अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में। ठीक है, जाओ डिंडोरा पीट दो, नया बैच आने वाला है। चलो गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।